और अभी हम लोग क्लास शुरू करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर विमल जसो, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ बाजे और ध्वजा विराज। विद्यावान गुणियति चातुर, राम काज करके को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिए को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि सुचरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र से सीता के सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति जी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। कहत बदन तुम्हरो जस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। तनिकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ईसा। जम कुबेर दिखपाल जहाँ, कभी को विद कहीं सके कहाँ। तुम पुकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए पद दीन्हा।
तुम्हरो मन भीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र लोचन पर भानु, लीलोताय मधुर फल जानू। प्रभु मोक्षिका मेली मुख माही, जल दिला भी गए असुरथ नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, राम दुआरे तुम हो तारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक काहू को करता। आपन के संहारो, तीनों लोग आपके दाते। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, जग नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट के हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब परिणाम लीला, इनके काज सकल तुम साजम। और मनोरथ जो कोई लावे, सोए चित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम असुर विकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो पति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता शीतल धरि, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटै सब पीरा, जो तुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु जो सतबार बात कर कोई, तू नहीं बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, जय नाथ जय महरीरा। जय नाथ हृदय महरेरा।
संकट मंगल मूर्ति राम लखन सीता हृदय बसो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय। निश्चय प्रेम भक्ति विनय करे सम्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्धि करे हनुमान। चलिए आप लोग भी बात करिए। अरे मालिक, चलिए सत्र का आरंभ करते हैं। ठीक है, एक क्यों करना जरूरी है, क्योंकि आपको थोड़े समय में समझ में आ जाएगा जहाँ 9:30 बजेगा। ठीक है, तो सत्र का आरंभ करते हैं। 1 मिनट मुझे दीजिएगा। सबसे पहले आज की हमारी प्रथम जो वक्ता है, जो आज हम जिस विषय पे हम चिंतन मंथन करने जा रहे हैं, जो हमारा पहला जो विषय है वो कौन सा है, किसको मालूम है? हाँ? सबसे पहले हमारी रेखा चौरसिया जी आ रही हैं। ठीक है, आज की हमारी इस न्यूरोथेरेपी पाठशाला चौपाल की शुरुआत हम एक बेहद बहुमुखी और ज्ञानी व्यक्तित्व के साथ करने जा रहे हैं। आज के हमारे पहले सत्र लिम्फेटिक सिस्टम पर मार्गदर्शन देने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं जबलपुर से, मध्य प्रदेश से श्रीमती रेखा चौरसिया जी। रेखा जी पेशे से एक सफल अधिवक्ता यानी एडवोकेट हैं, लेकिन ज्ञान के प्रति इनकी लगन इन्हें एक विशाल भंडार बनाती है। आपने विज्ञान, जिसमें बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री शामिल है, के साथ साथ राजनीति विज्ञान में भी उच्च शिक्षा प्राप्त की है। आप न केवल एक प्रमाणित न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, बल्कि पतंजलि योगपीठ से प्रमाणित सहायक योग शिक्षिका भी हैं। सीखने की इनकी इस असीम यात्रा यही नहीं रुकती। वर्तमान में आप एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और मैग्नेट थेरेपी जैसे विद्याओं में भी निरंतर नया ज्ञान अर्जित कर रही हैं। आज लिम्फेटिक सिस्टम जैसे महत्वपूर्ण विषय पर रेखा जी का यह बहुआयामी अनुभव हम सभी के लिए अत्यंत बहुमूल्यवान सिद्ध होने वाला है। आइए साथियों, पूरे उत्साह के साथ स्वागत करते हैं रेखा चौरसिया जी का। एक मिनट दीजिएगा मुझे। आप सभी को प्रणाम। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। तो आप स्लाइड्स शेयर कर दीजिए सर। अच्छा, 1 मिनट। आप तब तक कुछ विचार प्रकट करें, मैं स्लाइड का कर दे रहा हूँ। मैं ये लिम्फेटिक सिस्टम इसलिए लेकर आई हूँ कि मुझे लगा कि जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में हम जानते हैं कि ब्लड हमारा महत्वपूर्ण है, जो हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। मतलब ब्लड के थ्रू ही हमारी सेल्स तक और टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंचती है, जो लंग्स से हम नेजल से लंग्स तक ऑक्सीजन पहुंचती है, फिर वो हमारे ब्लड के थ्रू हार्ट तक जाती है, फिर हार्ट से पूरे बॉडी में सर्कुलेट होती है। तो इसी तरह एक और परिसंचरण तंत्र जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, वो भी एक लिम्फेटिक सिस्टम, वो भी सर्कुलेशन का काम करता है हमारी बॉडी में। मतलब जैसे वो भी ऑक्सीजन ले जाता है, उसमें भी इम्यूनिटी सिस्टम होती है। तो इस तरह से हमारा लिम्फेटिक सिस्टम काम करता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम के जैसे लिम्फ नोड होते हैं, और जो हमारी इम्यूनिटी होती है वो इसी से ही इसमें WBC होती है, जिससे बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस को ये समाप्त कर देती है। तो इस तरह हम लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में डिटेल जानेंगे। तो लिम्फेटिक सिस्टम एक क्या होता है, नेटवर्क ऑफ टिश्यू होता है, और जो आर्गन और वेसल्स जो हमारी बॉडी में होते हैं, उनमें ये फ्लूइड जो होता है वो बैलेंस करता है। मतलब लिम्फेटिक सिस्टम कई प्रकार के ऊतक अंगों से मिलकर बनता है,
यह शरीर में फ्लूइड की मात्रा नियंत्रित करता है। क्या होता है, जब हमारे शरीर में ब्लड पूरा सर्कुलेट होता है तो जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं, तो हमारे शरीर में क्या है, 75% वाटर होता है और बाकी सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो अब ये पूरा 75 वाटर जो है वो सभी नलिकाओं में अकेली नहीं बहता है, मतलब आर्टरीज और वेन्स में अकेले नहीं होता, ये इनसे रिश्ता रहता है जो कैपिलरीज द्वारा रिश्ता है, जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में जो लिम्फेटिक जो वेसल्स होती हैं वो उसको एब्जॉर्ब करती हैं और फिर उसको शुद्ध करके फिर वेन्स में डालती हैं और फिर वेन्स के द्वारा फिर से हार्ट में जाता है ये। फिर इसके बाद फिर से शुद्ध होकर ये हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम आल्सो हेल्प टू प्रोटेक्ट द वायरस एंड बैक्टीरिया। तो जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो जीवाणु और विषाणु से भी हमारी सुरक्षा करता है। इन लिम्फेटिक सिस्टम प्रेजेंट वाटर फ्लूइड दैट इज कॉल्ड लिम्फ। अब ये जो लिम्फेटिक वेसल्स में जो ब्लड जो फ्लूइड होता है उसको क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। मतलब लिम्फेटिक सिस्टम में साफ तरल भरा हुआ पदार्थ होता है जिसे लिम्फ कहते हैं। अब लिम्फेटिक सिस्टम में ये भी एक सर्कुलेटरी का पार्ट है जो हमारे इम्यून सिस्टम को बिलोंग करता है। मतलब लिम्फेटिक सिस्टम परिवहन तंत्र और प्रतिरोधक तंत्र का भी भाग है। अब हम अगर जैसे हम बताते हैं इम्यूनिटी क्या है, जैसे कि हमारे आचार्य जी ने बताया था, इम्यूनिटी को भी बैलेंस करता है। तो थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा पढ़ के निकाला है कि जैसे हमारे शरीर की बनावट इस प्रकार से होती है कि बाहर से जो भी बैक्टीरिया और वायरस आते हैं वो पहले हमारे शरीर जैसे स्किन है, टिश्यूज है, इनमें जाते हैं। अब टिश्यूज में ही होती हैं लिम्फ नलिकाएं, तो वो क्या करती हैं, उन बैक्टीरिया वायरस को वहीं समाप्त कर देती हैं। अगर वो नहीं मर पाते हैं तो वो हमारे ब्लड में प्रवेश कर जाते हैं और फिर हमारे पूरे शरीर में फैलते हैं। फिर जो वेन्स होती हैं, जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसको इकट्ठा करते हैं और उनकी कैपिलरीज से जब ये ब्लड वेसल्स में जाते हैं और ब्लड वेसल्स से जब लिम्फ वेसल्स में जाते हैं तो लिम्फ नोड के थ्रू ये शुद्ध होता है। इस तरह से हमारी इम्यूनिटी काम करती है। अब हम आगे जैसे देते हैं पार्ट ऑफ लिम्फ। अब लिम्फ के पार्ट भी क्या क्या होते हैं, जैसे लिम्फेटिक सिस्टम के पार्ट क्या है, जैसे लिम्फ है, लिम्फेटिक वेसल्स है, लिम्फ नोड है, स्प्लीन है, जैसा कि हम सभी जानते हैं स्प्लीन है, थाइमस ग्लैंड है और टॉन्सिल्स है। आगे की आप स्लाइड बढ़ाइए पंडित जी, उसमें ये दिए हैं लिम्फेटिक सिस्टम के पार्ट। ये लिम्फेटिक सिस्टम के पार्ट क्या क्या होते हैं, लिम्फ है, लिम्फेटिक वेसल्स है जिसमें लिम्फ बहता है, और लिम्फेटिक नोड, और स्प्लीन होता है, थाइमस ग्लैंड और टॉन्सिल। ये सब हमारी इम्यूनिटी को ही मेंटेन करते हैं। इसके बाद हम लिम्फ के बारे में पढ़ते हैं। आगे बढ़ाई लीजिए। लिम्फ के बारे में जैसे हम देखें, लिम्फ इज अ क्लियर फ्लूइड दैट इज फ्लो इन लिम्फेटिक वेसल्स। क्या होता है, लिम्फ एक तरल होता है जो लिम्फेटिक नलियों में परिवहन करता है। अब इसमें क्या होता है, इट कंटेन 95% वाटर, WBC, और स्पेशली लिम्फोसाइट। इसमें लिम्फोसाइट भी होते हैं, इसमें 90% पानी होता है, कुछ विशेष प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं और कुछ लिम्फोसाइट होते हैं। अब इट ऑल्सो कंटेन प्लाज्मा, प्रोटीन एंड लिपिड। अब इसमें प्रोटीन, प्लाज्मा और लिपिड भी पाए जाते हैं। इस तरह से ये काम करता है। अब लिम्फेटिक के फंक्शनल क्या है, कैसे कैसे बनता है, फॉर्मेशन कैसे होता है, तो पर डे अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर ऑफ फ्लूइड इज एक्सक्रीट फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज। मतलब हमारी जो आर्टरीज और वेन्स में जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं उससे 93 लीटर फ्लूइड जो होता है वो सिक्रीट होता रहता है, जिसको ये लिम्फ वेसल से वो उसको कलेक्ट करती हैं। और दिस फ्लूइड कैरीज बाय लिम्फ वेसल्स एंड फ्रॉम लिम्फ फ्लूइड। यह लिम्फ फ्लूइड नलिकाओं द्वारा इकट्ठा किया जाता है और लिम्फ फ्लूइड में बदल दिया जाता है। फिर आगे क्या होता है, अगेन दिस फ्लूइड ट्रांसफर टू ब्लड। फिर ये जो फ्लूइड है वो ब्लड में फिर से वो ट्रांसफर हो जाता है, मतलब इसके वेन्स के थ्रू। वेन्स के थ्रू पहले हार्ट में जाएगा और हार्ट में जाने से पहले
और वेन्स में जाने से पहले ये फ्लूइड है, पहले लिम्फ वेसल्स में उसको प्यूरिफाई किया जाता है, उसके बाद उसको वेन्स में डाला जाता है, फिर वो हार्ट में ट्रांसफर होता है। इस तरह से ये चित्र जो है, चित्र आगे दिखाइए पंडित जी। ये जो एक चित्र बना हुआ है आगे की स्लाइड में, ये इसमें क्या होता है कि ये देखो हार्ट है, हार्ट से एक तरफ से आर्टरीज जा रही है, रेड कलर की, ब्लू कलर की वेन्स है, उसमें जो ग्रीन कलर का है वो लिम्फ वेसल्स है, और बीच में जो लिम्फ नोड होते हैं वो हमारे जो लिम्फ है उसको शुद्ध करके फिर हार्ट में पहुंचाता है। इस तरीके से हमारा लिम्फेटिक सिस्टम काम करता है। अब लिम्फ वेसल्स क्या होती हैं? लिम्फ वेसल्स इज थिन बॉल हॉलो ट्यूब, मतलब खोखली एक ट्यूब होती है। इट कैरीज लिम्फ फ्लूइड, इसके अंदर से लिम्फ पाया जाता है। व्हेन दिस लिम्फ वेसल्स कनेक्टेड टू ईच अदर देन फॉर्म अ लार्ज डक्ट। ये जो ग्रीन कलर का जो थोड़ा सा बीच में फूला हुआ भाग देख रहा है चित्र में, ये एक डक्ट बनाती है। यहीं से सारा जो लिम्फ है वो शुद्ध होता है और फिर हमारे हार्ट में जाता है, और इस तरह से ये ट्रांसफर होता है। अब हम आगे देखते हैं लिम्फ नोड। लिम्फ नोड के बारे में हमने पढ़ा है, पहले भी वेद ग्रुप में भी दिया है कि ये लिम्फ नलिकाओं के अंदर जगह जगह पर पाए जाते हैं, पूरे शरीर में होते हैं। वैसे ज्यादातर ये ब्रेस्ट में, अंडर आर्म, ग्रोइंग एरिया और टॉन्सिल्स, फेरिंग्स के पाए जाते हैं। इसके बाद इसके अंदर लिम्फोसाइट और माइक्रोफेजिस प्रचुर मात्रा में रहते हैं, जो बाहरी कीटाणुओं से और हमारी रक्षा करते हैं। इसका आकार बढ़ जाने का मतलब शरीर में कीटाणुओं का संक्रमण बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये इन्फ्लामेशन आ जाती है। फिर क्या होता है, माँ के पेट में 6 महीने तक लीवर के अलावा लिम्फ नोड्स में आरबीसी बनती है। वैसे तो इसमें आरबीसी नहीं होती है लिम्फ में, सिर्फ डब्ल्यूबीसी होती है। तो हम जब कभी ऐसा प्रॉब्लम होती है जो इन्फेक्शन होता है, तो हम उसको एलिमेंटी में उसको ये जो वायरल ट्रीटमेंट है वो हम उसको देते हैं, और हमारी जो प्रॉब्लम होती है, जो लिम्फेटिक जो संक्रमण होता है वो ठीक होता है। अब लिम्फ नोड में क्या होता है? Lymph node is a small oval shaped organ that present in lymphatic vessels. lymph node एक गोल अंग होता है जो कि lymphatic नलिकाओं में पाया जाता है। It filter lymph fluid before transfer into blood. अब यह लिम्फ तरल को रक्त में भेजने से पहले एक बार फिर से फिल्टर करता है। अप्रोक्सीमेटली 500-600 लिम्फ जो है वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। अब लिम्फ नोड के फंक्शन क्या क्या होते हैं, क्या काम करता है ये लिम्फ नोड? लिम्फ, ये फॉरेन पार्टिकल फ्रॉम लिम्फ फ्लूइड जो हमारे आते हैं उनको बाहर फिल्टर कर देता है। लिम्फ नोड कंटेन बी और टी लिम्फोसाइट दैट हैज टू डिफेंस मैकेनिज्म। ये क्या होते हैं? लिम्फ नोड के अंदर बी और टी नाम की जो लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं, ये शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है, किससे? संक्रमण से। It also contain macrophages that also dissolve foreign substance by phagocytosis. ये मैक्रोफेसिस भी पाई जाती हैं जो बाहरी तत्व को फाइगोसाइटिस प्रक्रिया द्वारा उनको नष्ट कर देती हैं। इस तरह से ये हमारा काम होता है। अब इसमें आगे हम पढ़ते हैं स्प्लीन। स्प्लीन के बारे में जैसे हमको पता है, हमारी बॉडी में डायफ्राम के नीचे ये स्प्लीन पाया जाता है, और इसका कार्य क्या है, ये कैसे काम करता है? स्प्लीन इज द लार्जेस्ट लिम्फोसाइट ऑर्गन। ठीक है। इसके बाद स्प्लीन सबसे बड़ा लिम्फोइड ऑर्गन है। इट इज ओवल शेप्ड ऑर्गन दैट लोकेटेड बिलो द डायफ्राम बिहाइंड द स्टमक। ये ओवल आकृति का अंग है जो डायफ्राम के नीचे एवं आमाशय के पीछे पाया जाता है। इट कंटेन लिम्फोसाइट, मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल्स। इसमें क्या क्या होते हैं? लिम्फोसाइट, मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल्स पाई जाती हैं। अब इसके कार्य क्या है स्प्लीन के? अब हमने अभी तक ये देखा है स्प्लीन क्या है, कैसे काम करता है। अब इसके कार्य के बारे में शायद बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा, इसीलिए मैं ये विषय लेकर आई हूँ कि थोड़ा सा सब लोग, जैसे सब लोग बोलते हैं थाइमस देते हैं, वन लिम्फ देते हैं, तो देते क्यों है? इसका भी तो रीजन पता होना चाहिए, इसलिए ये लिम्फेटिक सिस्टम मैं लेकर आई हूँ। तो इसका कार्य क्या है?
इट फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। जीवाणुओं से लड़ता है और हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। If RBC is premature or damaged, that is removed by spleen। अब स्प्लीन क्या करता है, जो हमारी आरबीसी जो अच्छे से नहीं बन पाई है बोन मैरो में, या जो छोटी रह गई है या टूट गई है, उनको ये लिम्फ जो है, स्प्लीन जो है, उनको बाहर निकाल देता है। इट ऑल्सो हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड बिफोर बर्थ। मतलब जब बच्चा घर में होता है तो उसमें क्या होता है, बोन मैरो में तो बनता ही है ब्लड, पर इसमें जब हड्डियों का विकास नहीं होता तो स्प्लीन में हमारा ब्लड बनता है। स्प्लीन ऑल्सो कंटेन बी एंड टी लिम्फोसाइट दैट हेल्प्स एंटीबायोटिक, एंटीबॉडीज ये बनाता है। स्प्लीन बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं जो एंटीबॉडीज का उत्सर्जन करती हैं। इस तरह से ये काम करता है। अब फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, अब हम लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्या करता है, फ्लूइड को बैलेंस करता है। मतलब अगर हमारी आर्टरीज और वेन्स से जो फ्लूइड निकलता है, अगर वो लिम्फेटिक सिस्टम ना होता तो हमारी बॉडी में जगह जगह पानी भर जाता, जिससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती। तो ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है, ये इस फ्लूइड को बैलेंस करता है। कैसे? डेली अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर ऑफ फ्लूइड लॉस फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज दैट इज absorbed and collected by the lymph vessels and again transferred to the blood। इस तरह से ये एक्स्ट्रा पानी को सोखती है और फिर पानी की कमी ना हो इसलिए फिर से वो ब्लड वेसल्स में डाल देती है। रोज लगभग 3 लीटर तरल रक्त से रक्त वाहिकाओं द्वारा बाहर निकल जाता है, जो कि लिम्फ वेसल्स द्वारा इकट्ठा किया जाता है और फिर से रक्त में परिवहन के लिए छोड़ दिया जाता है। इस तरह से ये काम करता है। और क्या काम करता है लिम्फेटिक सिस्टम? एब्सॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट, मतलब अवशोषण और परिवहन का भी काम करता है। इन स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट स्पेशल कैपिलरीज द कॉल्ड लैक्टिकल्स। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में भी छोटी छोटी लैक्टिकल्स पाई जाती हैं, जो छोटी आंत में विशिष्ट कैपिलरी पाई जाती हैं, जिन्हें लैक्टिकल्स कहते हैं। ये क्या करती हैं? This capillary absorb lipid and fat soluble vitamin, protein and retransfer into the blood। मतलब ये सोखती हैं और फिर से ब्लड में छोड़ देती हैं। ये किसके बारे में बात हो रही है? स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाई के बारे में। ये कैपिलरी वसा एवं फैट सॉल्युबल विटामिन और प्रोटीन को अवशोषित कर लेती हैं और पुनः रक्त में परिवहन के लिए छोड़ दी जाती हैं। अब क्या होता है, ये चित्र में जैसे बताया है, ये विलाई है, उधर से ये पानी और न्यूट्रिएंट्स से अवशोषित कर लेती हैं और इससे क्या है, ये लिम्फ में जाती हैं, फिर लिम्फ से फिर ये वेन्स और आर्टरीज के थ्रू हार्ट में जाती हैं और वहां से अवशोषित कर ली जाती है, पूरी बॉडी में परिवहन किया जाता है। अब इसमें शरीर की सुरक्षा कैसे होती है? lymphatic system contains so many white blood cells that help to fight against bacterial and viral infection। क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम में कई श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं जो कि जीवाणु और विषाणु के संक्रमण से लड़ती हैं। इस तरह से हमारा लिम्फेटिक सिस्टम काम करता है। अब जैसे लिम्फ के बारे में तो हमने पढ़ लिया, अब लोगों के मन में आ रहा हो कि लिम्फ और ब्लड में अंतर क्या है, कैसे पता करें कि लिम्फ और ब्लड है? तो डिफरेंशिएट बिटवीन लिम्फ एंड ब्लड। ब्लड में क्या होता है? इट इज रेड कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन आरबीसी। और लिम्फ में क्या होता है? इट्स कलरलेस फ्लूइड है दैट डज नॉट हैव कंटेन आरबीसी। अब ब्लड में क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, इट इज द पार्ट, ये भी लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है लिम्फ। अब ब्लड के बारे में क्या कहा जाता है? इट कंटेन प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। और लिम्फ में क्या होता है? इट कैन प्लाज्मा एंड लेसर नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ब्लड में इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर। लिम्फ में क्या होता है? इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम टिश्यू, ये टिश्यू से और सेल्स से करता है। और ब्लड क्या करता है? आर्टरीज और वेन्स से ट्रांसफर करता है। तो
लिम्फ में क्या होता है, ट्रांसफर न्यूट्रिएंट फ्रॉम टिश्यू एंड सेल टू द ब्लड बाय लिम्फेटिक वेसल्स के द्वारा होता है। अब ब्लड में क्या होता है, द फ्लो ऑफ ब्लड इज ब्लड वेसल्स फास्ट। ब्लड में जो ब्लड होता है वो फास्ट गति से बढ़ता है। और लिम्फ में क्या होता है, इट फ्लो द फ्लो ऑफ लिम्फ इज स्लो होता है इसमें। अब ब्लड में क्या होता है, इट्स प्लाज्मा हैज प्रोटीन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। और लिम्फ में क्या होता है, इट्स प्लाज्मा लैक ऑफ प्रोटीन, मतलब इसमें कम मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। और ब्लड में क्या होता है, कैरीज लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होता है। और लिम्फ वेसल्स में क्या होता है, कैरीज लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। इस तरह से हमारा लिम्फेटिक सिस्टम काम करता है। बस। और जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। थैंक यू। हाँ जी, बहुत सराहनीय और बहुत ही सुंदर सत्र की प्रस्तुति रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी लेंगे। लेकिन आज का जो हमारा दूसरा पड़ाव है एकदम समय पे चालू हो जाए, इसके लिए हम देखते हैं। तो अभी जो दूसरा पड़ाव है जिसके लिए हनुमान चालीसा का पाठ हुआ है, हाँ, तो उसके ऊपर जाते हैं। और दूसरा हम देखेंगे कि समन्वय कैसे हुआ। हाँ देखिए, लिम्फेटिक अलग विषय था और ये अलग विषय है, एक कैसे हुआ है राकेश जी आपको सत्र के लास्ट में बताएंगे, समन्वय ऐसा हुआ कैसे। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं जो हमारी आज की दूसरी वक्ता है उनके पास। उससे पहले हम उनका क्या करते हैं, थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं कि उनका जीवन का परिचय क्या है। जीवन परिचय देख लेते हैं, उसके बाद हम आग्रह करेंगे। देखिए, जैसे कि आप लोग समझ पा रहेंगे कि 9:30 का समय दिया गया था दर्दों का भूत के सत्र से। क्या क्या है, अभी समय हो चुका है दर्दों का जो भूत है उसके लिए। ठीक है, तो प्रिय साथियों, लिम्फेटिक सिस्टम की इस शानदार चर्चा के बाद अब हम अपने आज के मुख्य विषय दर्दों के भूत और उसकी न्यूरोथेरेपी की ओर बढ़ रहे हैं। इस विषय पर हमारे मार्गदर्शन देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं एक और अत्यंत अनुभवी और ऊर्जावान सारथी, श्रीमती सुनीता शर्मा जी। सुनीता जी का एक परिचय देता हूँ, जीवन परिचय। सुनीता जी का जन्म और प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली से हुई है और विवाह के उपरांत उन्होंने अपनी पोस्ट एजुकेशन की पढ़ाई पूरी की। वर्तमान में आप फरीदाबाद हरियाणा में निवास करती हैं। पेशेवर जीवन की बात करें तो अपने लगभग 30 वर्षों तक एक समर्पित शिक्षिका के रूप में अपनी अमूल्य सेवाएं दी हैं। तो समझ जाइए, 30 साल का केवल पढ़ाने का अनुभव है, तो उम्र कितनी रहेगी देख लेते हैं। न्यूरोथेरेपी के क्षेत्र में आपकी यात्रा लगभग 8 वर्ष पूर्व तब शुरू हुई जब YouTube पर वीडियो देखकर आपने स्वयं के उपचार में बेहतरीन परिणाम प्राप्त किए। आपने इसी अनुभव को एक औपचारिक और ठोस आधार देने के लिए आपने वर्ष 2020 में आरोग्य पीठ में प्रवेश लेकर इस विद्या का गहन अध्ययन किया। शारीरिक चिकित्सा के साथ साथ मन और आत्मा की गहराइयों को समझने के लिए आपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन और आकाशिक रिकॉर्ड जैसे गुण विषयों के कोर्सेज भी पूरे किए हैं। आज सुनीता जी अपनी 30 वर्ष की शिक्षण विशेषज्ञता और न्यूरोथेरेपी के असीम ज्ञान को जोड़कर समाज को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का एक बेहद पुनीत कार्य कर रही हैं। आइए पूरे आदर और सम्मान के साथ स्वागत करते हैं सुनीता शर्मा जी का। नमस्कार सभी न्यूरोथेरेपी के साधक साधिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जितनी भी तारीफ की जाए इस मंच की वो कम है। कहाँ से इन्होंने मोती पिरो लिए न्यूरोथेरेपी के धागे में, ये तो आगे आने वाले समय में और चमत्कार ही दिखाएंगे सब। सबसे पहले गुरु जी को प्रणाम, जिनके अथक प्रयास ने आज हम सबको एक मंच पर लाने का रास्ता ओंकार जी को दिखाया, राकेश चौरसिया जी को दिखाया, और भी बहुत सारे हमारे मंच के सदस्य हैं जो छिपे हुए हैं लेकिन हमारे लिए काम कर रहे हैं। उन सबका धन्यवाद, बहुत 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 ही ज्यादा धन्यवाद। आज ये जो विषय हम लोगों ने लिया है, ऐसा नहीं है कि एकदम से ओल्ड है,
ये वो सिक्के का दूसरा पहलू है जिसके साथ रोज हमारा सामना होता है। थेरेपी से हम सब थेरेपिस्ट जितनी भी थेरेपी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आज इस बात को आपस में जोड़ कर देखें तो आपको वो पॉइंट जरूर मिलेंगे जिसके लिए विषय रखा गया है। जैसे कि अगर हम सब एक घर में कितने मेंबर हैं, 4 हैं, 6 हैं, 10 हैं, 20 हैं, कितने भी हो, क्या कभी आपने महसूस किया कि एक के सर में दर्द है तो बाकियों के सर में दर्द नहीं हो रहा है? अगर एक के पेट में दर्द हो रहा है तो बाकियों के पेट में दर्द नहीं हो रहा है। अगर एक बीमार है तो सब बीमार नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा जरूर होता है, जब हम सेंटर पर थेरेपी दे रहे होते हैं, कोई घुटने का पेशेंट आता है तो हमारे घुटने में दर्द शुरू हो जाता है। कभी हमारे सर दर्द का पेशेंट है, उसका सर दर्द तो ठीक हुआ लेकिन हमारा शुरू हो गया। कुछ ना कुछ एक तो लिंक है ना, कि कहीं हम किसी के दुख दर्द को कम कर रहे हैं लेकिन वो हमारा भी वही घटनाक्रम हमारा भी शुरू हो जाता है। तो क्या कारण हो सकता है इसका? क्या आप में से कोई बताएंगे? अगर मेरी बात से आप सहमत हैं तो कोई बताना चाहेंगे इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? कृपया हैंड राइज करें। ठीक है, हमने सभी को अनम्यूट कर दिया है। कोमल जी। हम इमोशनली जुड़ जाते हैं पेशेंट के साथ। ठीक है, ऐसे तो ठीक है, आप लिख कर भेजें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सबकी आवाज जो है वो इको साउंड कर रही है। और मैं जिसको बोल रहा हूँ एनर्जी अलग होती है, नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव को अफेक्ट करती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, लेकिन सब शब्द एक ही चीज से निकले हैं, एनर्जी से। ठीक है, अब हम ये मानकर चलें कि अगर हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना है, ठीक है, पंच महाभूत पहले भी स्वर विज्ञान की क्लास में भी हम पंच तत्वों के नाम से इस पर एक बार जिक्र कर चुके हैं। आज हम थोड़ा सा उससे आगे चलते हैं कि पंचभूतों से बना हुआ शरीर हमारा किसी ना किसी दिन तो खत्म होगा ही, है ना। सबसे पहले इसमें से प्राण जाएंगे तो उसके बाद साधारण शब्दों में कहा जाए तो शरीर को मिट्टी का शब्द दे दिया जाता है। ठीक है, अब ये मिट्टी में मिल जाएगी। अग्नि में अग्नि तत्व चला गया, और जो हमारी हड्डियां हैं, बोन है, ये अपना स्थूल माना गया है हिस्सा, है ना, शरीर का मजबूत पहाड़ों के जैसा। ये सब विलीन हो जाएंगे पंच महातत्वों में ही। ठीक है, जहां से आए वहीं चले जाएंगे। फिर आखिरकार ये जो विषय रखा गया है, इसका इससे क्या लेना देना है? इससे बहुत गूढ़ रहस्य है। पहली सबसे बड़ी बात है कि आज ये जो क्लास है, मेरा मकसद यही है कि जिन शब्दों से हम डरते हैं, आज अगर क्लास में कोई बच्चा भी बैठेगा ना, तो मैं ये कह सकती हूँ दावे के साथ कि उस बच्चे के मन से भी डर का भूत निकल जाएगा। कोई डर नहीं रहेगा किसी भूत को लेकर, प्रेत को लेकर। क्यों? क्योंकि ये सब एनर्जी जो है ये कहीं अलग क्षेत्र से नहीं आई है, ये सब हमारे आसपास है। इस समय हम बात कर रहे हैं, हमारे घरों में भी हमारे आसपास कोई ना कोई एनर्जी ऐसी घूम ही रही होगी। कारण क्या है कि पंच तत्वों में से 4 तत्व चले गए, अब आकाश तत्व ही है जो उनके साथ आकाश तत्व में विलीन होने के बाद वो एनर्जी है जो हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन उनके एहसास हमारे साथ होते हैं। वो कैसे हैं? अब ये भी थोड़ा समझने की बात है कि हर मनुष्य ने जिसने जन्म लिया है उसने जाना है। ठीक है, अगर आकस्मिक मृत्यु है, किसी घटनाक्रम की वजह से अगर वो व्यक्ति अपने प्राण छोड़ देता है, तो ये अनएक्सपेक्टेड डेथ उसको भूत के किरदार में छोड़ देती है। यदि कोई मनुष्य अपनी आयु पूरी करके जा रहा है, अगर उसे मुक्ति मिल गया इन द सेंस, यदि वो प्रभु के चरणों में अपना स्थान पा गया, अब उसके आशीर्वाद से अगर उसने अगला जन्म भी ले लिया तो भी ठीक है। कहीं ऐसा कई बार हो जाता है कि जो डेथ है और पुनर्जन्म, इसके बीच का जो गैप है ना, वो उसको फुलफिल नहीं कर पाता। कारण बहुत सारे कैसे कि हो सकता है कि उसको मुक्ति नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? कि जो उसके अंतिम संस्कार के बाद किए जाने वाले, हमारे वैसे भारत में ये क्रियाक्रम है या संस्कार हैं, अंतिम संस्कार से जुड़े हुए बहुत से रिचुअल्स हैं जो काफी अलग अलग जगहों पर कुछ बदल जाते हैं, लेकिन फिर भी लगभग एक जैसे ही हैं जो मुक्ति के तरीके अपनाए गए हैं। लेकिन उनमें किसी कमी की वजह से उस व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिली तो उसकी आत्मा ही भटकती रहेगी।
ये भटकती हुई आत्मा जिस परिवार की है उसके लिए तो वो पितर बन गई, और अगर किसी दूसरे के परिवार की है तो वो प्रेत बन गई। भूत वो पहले मैंने क्लियर कर दिया कि जिनको क्या आकस्मिक मृत्यु हुई है वो मुक्ति नहीं पा सके, वो भूत योनि में भटकते रहते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट आज उठाने का मतलब क्या है, ठीक है, इसके पीछे सिर्फ ये बात हम क्लियर करना चाहते हैं कि जो भी ये तत्व हैं, कि जो भी हमारे तत्व हमारे आसपास हैं या हमारे परिवारों में हैं, हमारे शरीरों में हैं, हमारे घर बाहर कहीं ना कहीं अदृश्य शक्तियां हैं, ये है तो जरूर, इन्हें हम माने चाहे ना माने, लेकिन बात है समझने वाली। अब जैसे कि आज शुरुआत हुई है हनुमान चालीसा से। अब हनुमान चालीसा कम से कम 500 साल पहले तुलसीदास जी ने लिखा, ठीक है, रामायण भी लिखी, हनुमान चालीसा भी लिखा, शायद हम जैसे लोगों के उद्धार के लिए ही लिखा उन्होंने। अब हम में से कितने लोग हैं, कितनी बार वो हनुमान चालीसा पढ़ गए हैं, 100 बार 1000 बार पढ़ चुके होंगे लगभग, इतना तो। उसमें लाइन आती, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ठीक है। क्या सिर्फ तुलसी जी को ही पता था कि हनुमान जी और भूत प्रेतों में कोई कनेक्शन है? क्या हम उस चीज को पढ़कर समझ नहीं पाए आज दिन तक? पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं। अब दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यह है कि हम मानते नहीं है। अब क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि हमें अपने आप को मॉडर्न दिखाना है, अपने को मॉडर्न दिखाना है, और जितना फिल्मी लाइन ने जितना हमको समझा दिया, अरे ये तो भूत है, ये तो बहुत डरावने होते हैं, ये बहुत खतरनाक है। अब हमारी सोच, हमारी पूरी आइडियोलॉजी उस एक स्क्रीन तक सिमट कर रह गई है जहां भूत डरावने तरीके से हमें दिखाए जाते हैं। अगर किसी जन्म में हम भी तो ऐसे आकस्मिक मृत्यु भी मरे होंगे, अपनी पूरी सांसें करके भी मरे होंगे, तो कहीं ना कुछ हिस्से तो हमारे भी भटके होंगे ना कभी तो। अभी जैसे तुलसी जी की बात की गई, तो तुलसीदास जी के साथ अगर सबको उनकी कहानी पता है कि उनकी लाइफ पार्टनर ने ही उनको राम का नाम सुझाया था कि इनसे की गई प्रीति तुम्हारी जन्मों जन्मों की प्रीति को उनके चरणों तक पहुंचा देगी, उनके दर्शन करा देगी। अब वो तो भटक रहे हैं, तुलसी जी तो भटक रहे थे बेचारे, कहाँ है राम, मुझे कोई तो मिला दे। राम, उन्होंने हनुमान जी को भी ढूंढ लिया कि हनुमान जी आप मतलब मुझे मिलाएंगे किसी न किसी तरीके से, लेकिन नहीं मिल रहे थे। अब छोटी सी स्टोरी है, अगर बोलो तो मैं सुना दूं, जिसकी वजह से ये कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो टॉयलेट नहीं हुआ करते थे ना, तो जंगल पानी के लिए जंगल में ही जाया जाता था। अब तुलसीदास जी जिस लोटे में जल लेकर जाते थे, उसमें जो जल बच जाता था आते टाइम किसी पेड़ के ऊपर डाल देते थे वो, और वहां एक्चुअली क्या था, एक प्रेत था, वो प्रेत योनि में अपना जीवन काट रहा था, मुक्ति उसको मिल नहीं रही थी। लेकिन डेली जब जंगल पानी से वापस आते थे तुलसी जी और वृक्ष के ऊपर पानी डाल देते थे आते टाइम लोटे को खाली करने के लिए, उनके मन कोई मंशा नहीं थी उनकी कि उन्होंने किसी को मुक्ति दिलानी है, क्या करना है क्या नहीं, एक्स्ट्रा पानी है वो अपना पौधे में डालते चले गए। और वहीं से जो है कायाकल्प उनकी लाइफ में कैसे हुआ कि वहां जो प्रेत एक बैठा था उसको मुक्ति मिल गई, वो तृप्त हो गया उस जल से। जल से तृप्त होते ही उन्होंने बोला कि मांग तू क्या मांगता है। अब वो कैसे वो बताए कि हम क्या मांगे, उन्होंने बोला मुझे तो राम चाहिए, मुझे तो राम के दर्शन करा सकते हो तो कराओ। कह रहे मैं तुम्हें राम के दर्शन नहीं करा सकता, हनुमान जी कराएंगे। कह रहे हनुमान जी कहाँ मिलेंगे? अब जैसे हनुमान जी का नाम लेते वो गायब हो जाते। अब महावीर जब नाम सुनावे भूत प्रेत निकट नहीं आवे। अब महावीर जी का नाम सुना और प्रेत गायब। फिर समस्या वहीं अटक गई। 2-3 दिन ऐसा होता रहा कि वो नाम ले महावीर का, वो गायब, महावीर का नाम ले वो गायब। अब हुआ क्या कि उनको फिर आखिरकार समझने के लिए इस चीज को काफी कन्वर्सेशन के बाद ये बात क्लियर हुई कि जहां भी राम का नाम है वहां हनुमान जी किसी न किसी रूप में आएंगे। अभी जहां चल रही है रामायण वहां हनुमान जी कोढ़ी के रूप में बैठ रहे हैं, कोढ़ी के रूप में बैठ रहे हैं। अब उन्हें कोई कैसे पहचानेगा? किसी ने पहचाना नहीं हनुमान जी को। पहचानने के लिए तुलसीदास जी की जो सेंस थी वो काम कर गई, उन्होंने पहचान लिया और पैर पकड़ लिए कि जब आप यहाँ हो तो मुझे हनुमान जी आप मुझे राम जी के दर्शन क्यों नहीं कराते हैं, मुझे वो रास्ता बताएं कि मैं राम को प्राप्त कर सकूं। तो अगर तुलसी जी के ऊपर एक प्रेत कृपा करके उनको राम के दर्शन करा सकता है, तो हमें अपने जीवन में भूत प्रेतों से डरने की जरूरत क्या है? क्यों हम इनसे डरते हैं? दूसरा पॉइंट, डरने की जरूरत तो इनसे नहीं है, समझने की जरूरत है। आखिर हमारे ही तो कोई पूर्वज हैं, हमारे ही रिश्तेदार, हमारे जान पहचान में, हमारे समाज के कोई लोग तो है ना जो प्राण छोड़कर गए हैं, मुक्त नहीं हुए। उनको तो हमारा सहयोग चाहिए, उन्हें हमारी मदद चाहिए। हम उनको मदद नहीं दे रहे हैं। हम किसी न किसी शरीर में, किसी न किसी पेड़ पर, किसी न किसी जगह पर वो अपना स्थान बनाकर बैठे हुए हैं।
जैसे हम अपने घरों में रहते हैं साफ स्वच्छ, अगर 4 दिन हमें घर से बाहर रहना पड़ जाए और हमें सुविधाएं ना मिले तो हम कितने गंदे मलिन हो जाते हैं ना, क्योंकि हमारे पास साफ सफाई की व्यवस्था ही नहीं है। इसी प्रकार से जब ये शरीर से मुक्त होते हैं, बाहर हैं, कैसे कैसे लोग इनको, जो देखो हम सबके पास ऐसी दृष्टि नहीं हम इनको देख सके, लेकिन कुछ तो लोग हैं ना जिनके पास ऐसी दृष्टियां हैं, जो इनको देखते भी हैं, पकड़ते भी हैं, सताते भी हैं और खुद भगवान बनकर बैठ जाते हैं और इनसे दूसरे लोगों को तंग करने के काम कराते हैं। ऐसा है। हम भले ही आज हम इस चीज को जल्दी से स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम सब इस चीज को भुगत रहे हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है कि जब हम इन चीजों में उलझ जाते हैं या क्या है, उसके साथ साथ एक तो हनुमान जी का ये हो गया हमारे पास एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल अगर आप ध्यान से सुनो तो वो है हमारे शिव जी। ठीक है, क्या महाकाल हैं, चाहे वो शिव जी हैं, चाहे भैरव के रूप में हैं, चाहे हनुमान जी के रूप में है, जो अपनी बारात में इनको लेकर जाते हैं, उनके भक्तों को इनसे डरने की जरूरत क्यों है? इस बात का मुझे कोई जवाब लिखित रूप में दे सके तो दे। जब वो हमारे पूज्य हैं, हमारे शिरोधारे हैं, हमारे हर जन्म के साथी हैं हमारे शिव जी, उनकी बारात में अगर ये भूत प्रेत जाते हैं तो हम इंसानों को, जो हम उनके भक्त हैं, उनके ही हम बच्चे हैं, तो हमें डरने की जरूरत क्या है? हम क्यों इनसे डरते हैं? डर तो ये मन से निकाल देना चाहिए बिल्कुल ही, क्योंकि ये डरने के लिए नहीं है, ये सब शिव जी के गण हैं। जब हम गणेश को मानते हैं, गणेश कौन है? गणों के ईश गणेश हैं। हम गणेश को मान रहे हैं, हम कृष्ण को मान रहे हैं, हम राम को मान रहे हैं, हम हनुमान जी को मान रहे हैं। जब ये सब हम, ये हमें मैसेज दे रहे हैं, हमें संदेश दे रहे हैं कि हमें इनसे डरना नहीं है, इनका उद्धार करना है। उद्धार करने के लिए कोई भी मनुष्य शरीर में जो है, हम ही इनका उद्धार कर सकते हैं। अब किसी भी तरीके से किसी शरीर पर ये हावी हो गए हैं, किसी गलती से, किसी भी 100 कारण है, हम उनमें नहीं उलझेंगे। हम सिर्फ इस डर को मन से निकालने के लिए आ जाए हैं। तो हमारी न्यूरोथेरेपी कैसे इसमें मदद करती है? किसी के शरीर में दर्दें हैं, वो दर्दें, ठीक है, हमारा शरीर एक मशीन है, मशीन में कोई रुकावट आई है तो वो अपना दुख तकलीफ बताएगी। अब हमें कैसे पता चले कि ये जो दिखते हैं, ये किसी भूत प्रेत के शरीर में समाने की वजह से है या शरीर की है? तो देखो, जब भी हम काम करते हैं अपने सेंटर पर या किसी पेशेंट को देखते हैं, जल्दी से जल्दी जैसे ही वो ठीक होते हैं हमारी थेरेपी से, तो एक नॉर्मल ही उनका शरीर है जिसके ऊपर परेशानियां थी और वो ठीक हो गई। बल्कि कभी ऐसा होता है कि हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो हमारा पेशेंट है वो इम्प्रूव नहीं करता है और उसको दर्दें होती हैं, और जो दर्दें उसको हैं वो हमारे ऊपर भी रिपीट में आ रही हैं। तो ये मानकर चलिए कि कोई ना कोई इस तरीके की शक्ति उनके शरीर में प्रवेश करी है और उसकी वजह से वो ठीक नहीं हो रहे हैं। अब हमने ये चर्चा क्यों रखी है आज? चर्चा रखने के पीछे रीजन यही है कि जितने कामयाब हम न्यूरोथेरेपिस्ट लोग हैं, मैं इसमें कोई भी झिझक कर ये बात नहीं कहती हूँ कि हम न्यूरोथेरेपिस्ट सक्सेस हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप छोटे से छोटा एक ट्रीटमेंट भी किसी बच्चे को भी सिखाएंगे, वो भी एक सफल न्यूरोथेरेपिस्ट का ही रिजल्ट देता है। क्योंकि हम सब साधक हैं, ये हर एक पॉइंट पर हम जितनी रिसर्च करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ये सब हमारी साधना है। अब जब ये हमारी साधना है तो हमारी भी तपस्या ही। तो हमें इन चीजों से बिल्कुल डरना नहीं है, और हम जब उनको ये ट्रीटमेंट देते हैं किसी तरीके का, उसके इफेक्ट हमारे ऊपर भी पड़ते हैं, तो हमें उनसे कैसे बचना है, थोड़ा इन चीजों पर बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है। जैसे हमारे गुरु जी ने कहा कि आप जब भी किसी नेगेटिव एनर्जी से रिलेटेड पेशेंट को देखते हैं तो आपको नमक वाले पानी से अपने हाथ धोने हैं। ठीक है, इन सब चीजों को हमने छोड़कर नया नाम दे दिया कि नेगेटिविटी। पर ये नेगेटिविटी क्या है, क्यों आ रही है, कहाँ से आ रही है, इन सब चीजों को ध्यान में रखकर इस विषय को हमने आज लिया है। अब न्यूरोथेरेपी में जब गुरुजी ने हमें इतना बड़ा संदेश दिया है, तो क्या ये विषय हमारे छूने के लिए नहीं थे? क्या ये विषय हमें छूने नहीं चाहिए? क्या ये विषय हमें समझ लेनी चाहिए? ये जरूर समझने चाहिए। और मैं तो ये कहती हूँ कि हमारे साथ जो भी हमारे साधक भाई बहन है, इनमें से किसी को भी इस विषय में कोई भी तरीका पता हो, कोई भी नॉलेज हो, तो वो हमें जरूर बताएं। दूसरे एक खास बात ये थी कि अभी 2-3 दिन पहले मैं कोई पॉडकास्ट सुन रही थी, उसमें बहुत ही बड़े रिपोर्टर, न्यूज जर्नलिस्ट अपने आपस में बातें कर रहे थे। तो अभी आजकल कोई केस चल रहे हैं, आपको पता ही है, किसी ने धक्का दे दिया, कोई कैसे, ये ऐसी चीजें चल रही हैं। तो उनके मुंह से अचानक से एक शब्द निकला कि ये लड़कियां आजकल की डाकनी शाकनी बन रही हैं। तो मुझे सुनकर थोड़ा सा अजीब लगा। चाहे ये थोड़ा सा प्लेटफॉर्म से हटकर है ये ध्यान, ये जो पॉइंट मैं रख रही हूँ, लेकिन ये नॉलेज में देना बहुत जरूरी है, इसलिए ये बात बताई जा रही है
कि हम अपनी संस्कृति से, अपने विचारों से, अपनी पढ़ाई से, अपनी स्टडी से कितनी दूर हैं। ठीक है, हमने डिग्रियां ली हैं, लेकिन वो डिग्रियां हमें वो एजुकेशन नहीं दे रही जो हमारे घर गृहस्थी, हमारे समाज, हमारे लोगों के बीच में चलते फिरती रहती थी। जो शिक्षाएं वो खत्म हो गई हैं, ये मानकर कि अंधविश्वास है, इन्हें छोड़ो। अब उन्होंने जैसे ही अब शब्द प्रयोग किया कि आजकल की लड़कियां डाकनी शाकनी बन रही हैं, तो मुझे बहुत पिन हुई ये बात कि शायद हम अपने समाज को सही ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हैं या पढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो इस वजह से भी मेरा ये थोड़ा-सा विचार था कि इस पर चर्चा की जाए और आप सबको भी इंडिकेशन दिया जाए इन चीज़ों को लेकर कि डर जो है उसे तो मन से निकालना ही है, लेकिन अपनी शक्तियाँ कैसे बढ़ानी है इस पर भी हमें फोकस करना है। तो ये डाकनी-शाकनी को डायन-वायन का नाम उन भूत-प्रेतों से रिलेटेड जो उनकी कैटेगरी के हैं, हम उनके लिए नहीं करते कि डाकनी, शाकनी, काकनी, हाकनी, राकनी, ये सब हमारे मूलाधार चक्र के 6 मूलाधार चक्रों की देवियाँ हैं। अब यहीं से आप समझें कि हमने कितना अपने कल्चर को खो दिया है, हमने कितनी अपनी संस्कृति को भुला दिया है। तो इन चीज़ों को कभी भी अगर आपके सामने कभी भी ऐसी बातें आती हैं, तो आप लोग भी जागरूक तरीके से ये डाकनी, शाकनी, हाकनी, काकनी, राकनी को कि ये डायन चुड़ैलें ना माने, ये गलती कभी ना करें। ये सब हमारी उतनी ही पूज्य देवियाँ हैं, जैसे हम गौरी माता की पूजा करते हैं, लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। इन सब देवियों में हर एक चक्र की देवी के अंदर इतनी सामर्थ्य है कि वो पूरी त्रिलोकी के सुख हमें लाकर दे सकती हैं। तो यही विषय है कि हम क्लियर करें कि हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है और हमें किस तरीके से अपनी एजुकेशन, अपने संस्कार, अपने रिवाज किस तरीके से हमें राइज़ अप करने हैं। तो इस विषय को आज यहाँ छेड़ा गया है। जैसे-जैसे आगे से आगे कोई बात होगी तो हम फिर इस चीज़ को और तरीकों से भी रख सकते हैं। अभी सिर्फ मेरा मेन मकसद यही था कि जागरूकता के लिए इन चीज़ों को थोड़ा-सा चर्चा में लाया जाए। जितनी जल्दी ये चर्चा में आएँगी, पहले तो हमारा मन से वो डर निकलेगा कि हम लोग इस पर बात ही नहीं करना चाहते हैं। हमें इतना डर लगता है, अभी हम अपने पितरों को, पूर्वजों को तो पितर और पूर्वज में तो कोई फ़र्क नहीं है ना, वो तो एक ही हैं। लेकिन हम उनके ऊपर तो बात कर लेते हैं कि हमारे पितर हमारे लिए ये कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। लेकिन हम जब उन्हीं को भूत के नाम से जब हम सुनते हैं, तो हम डरते हैं। हम उनको बात नहीं करना चाहते और वो हमसे सिर्फ मदद मांग रहे हैं। आप लोग विश्वास नहीं करोगे कि जितनी दुनिया, हम कहते हैं जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, कितने लोग इस धरती के ऊपर हैं, लेकिन उससे 4 गुना ज़्यादा आत्माएँ धरती पर आज भी हैं, अभी भी हैं। वो 4 गुना आत्माएँ क्या फिर हम लोगों से अपने काम पूरा करवाने के लिए हमें नहीं ढूँढेंगी क्या वो? वो हमें ढूँढेंगी, क्यों ढूँढेंगी? और अब तो ये खतरा और ज़्यादा बढ़ गया है तब से, जब से हम लोगों ने पूजा-पाठ करके अपने पुण्य कर्मों को बनाना बंद कर दिया है। तब से तो ये खतरे और बढ़ गए हैं, क्योंकि जब हम यहाँ से दुनिया को छोड़कर जाएँगे, तो उस दुनिया के लिए जो पासपोर्ट वीज़ा हमें चाहिए, वो तो हमने तैयार किया ही नहीं। कहाँ से मिलेगा ये पासपोर्ट वीज़ा? यही हमारे पूजा-पाठ, कर्म, यही हमारे वीज़ा हैं, यही हमारे पुण्य कर्म के खजाने हैं। इनको तो हम कमा ही नहीं रहे, हमें पैसा कमाना है, हमें नाम कमाना है, हमें शोहरत कमानी है और फिर भूत-प्रेत बनकर हमें भी इस धरती पर डोलते रहना है। अगर आप चाहते हो कि ऐसा ना हो, तो आज से ही पूजा-पाठ के कर्म अपने शुरू करें, अपने बच्चों को ये शिक्षा ज़रूर दें। सीरियसली मैंने कई जगह देखा है कि हम लोग खुद तो दिखावा कर लेते हैं कि हम बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, वहीं हमारे बच्चे पोता पोती अपने बेटा बेटी खेल रहे हैं, इधर दौड़ रहे हैं उधर दौड़ रहे हैं, कथा में भी ढंग से नहीं बैठते वो। तो हम उनको आज शिक्षित नहीं करेंगे तो कल को वो हमें कैसे, हमारे लिए कैसे मुक्ति के साधन बनेंगे वो भी हमारे लिए। कुछ तो हम ही नहीं कर रहे, हमारी प्रॉपर्टी, हमारा पैसा हमारे बच्चों को चाहिए, हमें अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी पैसा चाहिए, लेकिन जो यहीं रह जाना है, इसी धरा पर जो धरा रह जाएगा, उसको लेकर ही नहीं जाना है। तो जो नहीं लेकर जाना है, उसको छोड़कर हम उसके ऊपर क्यों नहीं काम करते? क्यों नहीं हम अपनी मुक्ति के साथ उनकी मुक्ति के लिए काम कर रहे, जो आज 4 गुना ज़्यादा गिनती में धरती पर हैं और हमें फिर वो परेशान कर रहे हैं। वो परेशान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो मुक्ति चाहते हैं और हमारे पास अपनी ही मुक्ति का रास्ता नहीं है, तो हम दूसरों को मुक्त कैसे कराएँगे? डेली अपने सेंटर पर गंगा जल जो है वो छिड़कना है, अपने पेशेंट्स को भी टाइम टू टाइम पिलाएं और साथ के साथ जो है क्षमा प्रार्थना, देवी की प्रार्थना या भगवत किसी भी तरीके की क्षमा प्रार्थना है, आप अपने सेंटर पर सुबह शाम चलाएं, जिससे किसी भी तरीके के कर्मों का जो गड़बड़ है हम उसको मेंटेन कर सकें, माफी मांगकर उन कर्मों को सुधार सकें। ये सब हमें करना बहुत जरूरी है। अपने इष्ट की प्रार्थना जरूर करें, सुबह शाम, सेंटर खोलते टाइम, सेंटर से जाते टाइम, इन सब चीजों पर हमें बहुत ध्यान करना है। वो पॉजिटिव एनर्जी हमें अपने सेंटर पर छोड़नी है, जो किसी भी
दर्द से भरे हुए पेशेंट जब आते हैं तो उनके साथ जो दर्द की नेगेटिव एनर्जीज हैं वो कम हो, उनका प्रभाव कम हो और उनके दुष्प्रभाव से हम भी बचें। ये बहुत जरूरी है हम सबके लिए। जैसे एक ऑक्सीजन मास्क होता है ना, मास्क बिल्कुल सिलेंडर के साथ वाला, अगर हम इन सबको करेंगे तो समझ लो हम अपने आसपास उस सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर को क्रिएट कर रहे हैं जो हमारी हमेशा रक्षा करे। दूसरा, न्यूरोथेरेपी कैसे इसमें काम करती है। अगर देखो, एक छोटी सी बात मैं आपको और बताती हूँ। अगर माना जाए कि इन तत्वों की साइज क्या है, कैसे हैं ये, कितने बड़े होते हैं, एक बाल के नोक का 1000वें हिस्से के बराबर ये होते हैं। एक सूक्ष्म तत्व ये एक बाल की नोक का जो 1000वां हिस्सा होगा, सिर्फ इतना ही है ये। और अगर हम इनसे डरेंगे तो हम ना इनके लिए कामयाबी का रास्ता ढूंढ सकते हैं, सफलता का रास्ता नहीं ढूंढ सकते, ना इनको हम गति करवा सकते हैं, ना हम अपने लिए कर पाएंगे अगर हम इस डर से बाहर नहीं निकले तो। और अगर पूरी दुनिया के सब इनको सूक्ष्म तत्वों को अगर हम एक माचिस में रख दें ना, तो आधी माचिस ही भरेगी, आधी माचिस फिर भी खाली रह जाएगी। और प्रभाव देखो इनके कितने हैं। क्यों ये इतने प्रभावी हुए? क्योंकि हमारा डर इनसे बड़ा हो गया, हमारा डर इनसे बड़ा हो गया है। हमारे जैसे ही आत्मा का अंश है, उसी परमात्मा के ही आत्मा का अंश है जो आए तो कुछ और करने के लिए थे और किसी भी जाल में फंस को कहीं और रह गए वो। तो हमें डरना नहीं है, हमें समझना है और हमें इतनी कोशिश करनी है, टाइम जरूर निकालें और अपने घर में भी कम से कम 1.5-2 घंटा पूजा जरूर करें, क्योंकि इसी का प्रभाव जो है वो हमें दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की के साथ साथ हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को तरक्की के रास्ते पर जरूर लेकर जाएगा। सुबह शाम आप प्रार्थना में ये भी जरूर बोला करें कि हमारे पूर्वजों के द्वारा किसी भी आत्मा को सताया गया है या हमारे द्वारा सताया गया है तो हम सब उनसे क्षमा मांगते हैं। और ईश्वर से प्रार्थना करें कि इसे अपने लिए ना मांगे, हमेशा आप उनके लिए मांगो। जब आप उनके लिए मांगोगे तो जो जो आपके रास्ते में आपको तंग कर रहे हैं वो अपने आप ही आपको भी आशीर्वाद देकर जाएंगे। होता क्या है, अब कहीं ना कहीं शरीर में तो इतना सूक्ष्म तत्व है ना, आप कैसे पकड़ लोगे कहाँ पर कौन सी बुरी चीज है? नहीं पकड़ सकते। कहीं दर्द के रूप में आ रहे हैं वो, कहीं तकलीफ के रूप में आ रहे हैं। तो देखो न्यूरोथेरेपी कैसे इसमें हमारी मदद करती है। न्यूरोथेरेपी बहुत आसानी से मदद करती है कि जैसे ये इनकी आदत क्या होती है। इनकी आदत सबसे बड़ी है कि ये समाज से, घर परिवार से दूर रहते हैं, अकेले में रहते हैं। रहने के बाद क्या है कि ये नहाना नहीं, किसी के साथ मिलना नहीं, दूर दूर रहना। अब जब ये सब इस तरीके की हरकतें करते हैं कि अकेलापन या एकांत में ले जाना उनको, और जिनके साथ भी ये जुड़े होते हैं, तो वो जब किसी के साथ जुड़ेंगे ही नहीं, जो इनको प्रोसेस कर लिए गए हैं, जो प्रोसेस होने के बाद, तो वो जो घर के दूसरे लोग हैं या जैसे हम थेरेपिस्ट लोग हैं, हम जब थेरेपी करते हैं तो जब हम प्रेशर उनकी बॉडी पर रखते हैं, कभी हाथ पर कभी पैर पर, तो ये जो एयर इतने प्रेशर है, वो ब्लड का जो प्रेशर है वो इतनी तेजी से उस स्पेशल ऑर्गन की तरफ जाता है। जैसे हमारी न्यूरोथेरेपी की सिद्धांत ही ये है कि स्पेशल ऑर्गन तक जो है आपको ब्लड सर्कुलेशन को तेजी से पहुंचाना है। तो जब हम इस प्रक्रिया को करते हैं तो ये तत्व कहीं भी हमारे शरीर में छिपे होते हैं, तो ये क्योंकि बेचैन चुपचाप पड़े हुए ना, बेचैन तो उन्होंने उसको कर रखा है जिसके शरीर में, तो ये क्या करते हैं कि तुरंत के तुरंत वहां से भागने की कोशिश करते हैं। और इस तरीके से न्यूरोथेरेपी हमें इन नकारात्मक शक्तियों से भी बचाती है और हमारी रक्षा करती है। तो ये बहुत ही आसान है न्यूरोथेरेपी के जरिए इन सबको भी अपना मुक्त कराना जो इन चीजों से फंसे हुए हैं। और दूसरा क्या जरूरी है इसमें, सबसे बड़ी बात न्यूरोथेरेपी, ये हमारे ग्रहों, हमारे पूरे शरीर में हमारे 9 ग्रह हैं, तो ये पूरा से ये भी है। और तो ये जो ब्रह्मांड है वो पूरा हमारे शरीर के अंदर ही है। ये पूरा मस्तक वाला हमारा पूरा हिस्सा, सिर वाला पूरा ब्रह्मांड है, पूरा पाताल लोक, पृथ्वी लोक, भूलोक, सब हर एक। जैसे हमारी वर्टिब्रा में 33 ज्वाइंट है ना, 33 ज्वाइंट है, उन 33 ज्वाइंट को ही हम 33 कोटि देवी देवता बोलते हैं। ये 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि, मतलब 33 प्रकार के देवी देवता हैं। अब 33 प्रकार कैसे, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे हो गए नाग, गंधर्व, किन्नर, देवी देवता सब हैं। ये सब यही सब कोटि हैं, प्रकार हैं जो हमारे देवी देवता हैं। और यही हमारे वर्टिब्रा में भी किसी न किसी रूप में अपना स्थापित हैं और हमारे जीवन को चलाने में हमारी मदद करते हैं। क्योंकि आप खुद समझदार हो कि ये दिन जो है बिना धड़के, पूरा दिन जब से हम पैदा नहीं हुए थे तब से हमारा साथ दे रहा है, अंतिम सांस तक हमारे साथ देगा। ये किडनी इतना फिल्ट्रेशन कर रही है, ये हार्ट इतना पंप कर रहा है ब्लड को,
तो कोई तो शक्तियां हैं ना हमारे भीतर जो इन सबको चला रही हैं। तो यही सब चीजें हैं, कहाँ हमें डरना चाहिए, किन चीजों से हमें बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, इसी विषय को लेकर ये जो है आज हमने ये सेशन रखा है, क्योंकि हम अपने आप को सुरक्षित भी रखें और अपने साथ साथ अपने पेशेंट्स को भी सुरक्षित रखें, अपने घर परिवार सबको खुश रखें, सुखी रखें। और ये जो चीजें डरने वाली नहीं है, इनसे ना डरा जाए बल्कि इनको समझा जाए। इनको समझने के लिए ही हमने ये कोई जो है आज चर्चा का विषय बनाया है इसको। और अगर आगे से आगे चाहेंगे तो हम और अधिक इस पर जो है अपने डिटेल में बातें कर सकते हैं। जैसे आप अपनी राय देंगे उसके हिसाब से आगे हमारे कदम चलेंगे। और अगर आप में से कोई भी कुछ पूछना चाहता है तो आप क्वेश्चंस के साथ पूछें, क्योंकि जब एक बात की तो बहुत तारीफ करने वाली बात है कि हमारे साधक भाई बहन इतने बढ़िया से क्लास लेते हैं। मैं जब से इन क्लासों के साथ जुड़ी हूँ मैं देख रही हूँ, ग्रुप से भले कितने सारे हों, आप सब हमसे किसी ना किसी ग्रुप में हम सब मिल ही जाते हैं आपस में। तो जब भी मैं देखती हूँ हर क्लास में इतनी खूबसूरती से आप लोग अटेंड करते हो। आप सबका बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद कि इतने अच्छे तरीके से आप लोग क्लास सुनते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे न्यूरोथेरेपी के महासमुद्र के अंदर सब मोती पकड़ने के लिए तैयार बैठे हैं और जिसके जितने जितने आंचल हैं उतना उतना सब इकट्ठा कर रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे। बिल्कुल यही यही है हमारा पूरा जीवन, यही एक सार है। पूरा ब्रह्मांड हमारे शरीर में है। भगवान ने ये सोचा कि तुम दूर दूर मत भागो, मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ। सिर्फ उसकी तरह कसूरी जैसे मृग के अंदर होती है और वो सब जगह ढूंढता है, सेम ऐसे ही। तो ये डरने की बात नहीं है, समझने की बात है। और सबको समझाने के लिए भी बात है ये कि हम सब इन चीजों को समझे। जो हमें दिख रहे हैं उन्हें तो हमें समझना ही है, और जो हमें नहीं दिख रहे हमें उनको भी पार लगाने के लिए प्रयास करने हैं, ना कि डर कर बैठना है और ना दूसरों को डराना है। फिल्मी डरों से बाहर निकल जाओ, ये तो बिल्कुल मिथ्या है, मिथ्या सब दिखाया जाता है उसमें। ऐसा कुछ नहीं है। ये तो हमारे ऋषि मुनियों की रिसर्च यही इन भूत प्रेतों के ऊपर कम से कम चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट जी ने इतने बड़े बड़े अध्याय लिखे हैं कि जब आप पढ़ोगे आप समझ जाओगे कि ये जितनी कितनी बीमारियों से जुड़े हुए लोग हमारे पास आ रहे हैं, जिनमें बीमारी के नाम पर जो उनको ठगा जा रहा है वो सब तो है ही नहीं। वहां कहीं ना कहीं भूत प्रेत से रिलेटेड जो ये सूक्ष्म तत्व हैं इनसे संबंधित परेशानियां भी बहुत हैं। तो अगर आपको कभी ऐसी चीजों से सामना होता है तो आपको किस तरीके से, किस बुद्धि कौशल के साथ इन सब से अपना बचना भी है, बचाना भी है और इनको पार भी लगाना है, तो आप ये जरूर कोशिश करें। तो इसके साथ ही आप सबका धन्यवाद। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछें। अंकित जी बोलिए। जी प्रणाम मैम। खुश रहो। मैम मैं थेरेपी कर रहा था, एक महिला आती थी हमारे पास, तो उन्होंने एक बार हमसे बोला कि मैं बहुत जगह जा चुकी हूँ, आप मुझे ठीक करके दिखाएं तो मैं मानूं। उस दिन मुझे एक एहसास हुआ अंदर से कि इनके अंदर कहीं ना कहीं कोई शक्ति, कोई है ऐसा कुछ जो ये चीज बुलवा रहा है। और मैंने काफी प्रयास किया, काफी आग्रह किया उस शक्ति को और काफी विनती की, लेकिन मैं उसमें सफल नहीं रह पाया। वो लेडी आना बंद हो गई। लेकिन उनका दर्द चूका तू पहले दिन से और लास्ट तक, लगभग हमने उनको 25 सीटिंग दी होंगी, लेकिन उनको कैसा भी कोई आराम नहीं आया। हर तरीके से उनको अच्छे से अच्छा करना चाहा, लेकिन उनको कोई आराम नहीं आया। अच्छा ये इस चीज बताओ से जो उनको, इससे चीज से बचने के लिए हमें भी थोड़ा सा आप जानकारी दें मैम। हाँ बिल्कुल। एक तो नमक वाला तो गुरु जी ने बताए रखा है, क्षमा प्रार्थना का और पूजा पाठ का मैंने आपको बताया कि आपको ये सब करना है। अपनी ओरा मंत्रों से इतनी जागृत कर लेनी है कि नकारात्मक शक्तियां आपके ऊपर प्रभाव न डाल पाए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आपको देखो, हम एक साधारण इंसान है, हम और आप साधारण इंसान है। हमारे पास वो दिव्य दृष्टि नहीं है कि हम इन शक्तियों को पहचान सकें। ऐसा नहीं है कि जितने भी थेरेपिस्ट इस समय बैठे हुए हैं, हम साधक लोग, तो हम में से मुझे पक्का पता है कि कुछ ना कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास ये कला है, लेकिन सबके पास नहीं है। तो सबसे पहले हमेशा ना हमने इनको चैलेंज कभी नहीं करना। चैलेंज करने के बाद ये जो है ना, ये ज्यादा वाइब्रेंट हो जाती है चीजें।
दूसरा सबसे बड़ा है कि जो आप ये गंगा जल, गोमूत्र ये अपने सेंटर पर डेली छिड़कें, और हल्का सा अगर कोई विचार ना करे, करना मतलब समझना चाहे कोई, तो अगर गंगा जल और गोमूत्र अगर पिलाया जाए इस टाइप के पेशेंट्स को, जी तो आप मैम। समझ नहीं सकते कि इसका क्या आपको रिजल्ट मिलने वाला है। और अपने घर, अपने सेंटर में भी अपना जैसे स्प्रे बॉटल में गंगा जल और गोमूत्र को मिलाकर ना, ये चीजें कई बार ऐसा होता है शरीर से बाहर निकलकर पंखे पर या साइड पर या कहीं भी जो साइड पर रखी होती है ना चीजें, इन पर जाकर विराजमान हो जाती हैं, तो उनको ट्रीटमेंट करने दे देते हैं, जी मैम। है ना। गोवर्क भी आप यूज कर सकते हैं इसके लिए, तो स्प्रे डालकर ना उन चीजों से छिड़काव जरूर करें, ओके। ये बहुत जरूरी है। और अगर आप खुद भी पिए तो आप समझ नहीं सकते कि मतलब आपको अचानक से कैसे वो पॉइंट याद आ जाएंगे जो थेरेपी के लिए उनको देने के लिए आपको जरूरत है, और आप उलझ रहे हो 10 उनको देने के लिए पॉइंट्स, और वो हो सकता है एक पॉइंट में उनको आपको एक कहते हैं जो ट्रिगर कर जाएगा, एक ऐसा पॉइंट जो तुरंत उनको आराम दे देगा। ऐसी बहुत सारी चीजें। और उसके साथ साथ क्या जरूरी है कि नमक वाला तो जैसे गुरुजी ने बताया वो तो है ही, और गौमूत्र जैसे हम लोग तो आपको पता ही है, पहले ये गोबर से लीपा करते थे घरों को, तो नेगेटिविटियां कहाँ घरों में आती थी। जी मैम। और हर गाय आंगन में बंधी रहती थी, तो उसकी वजह से भी कोई ऐसी नेगेटिविटी का तो मतलब ही नहीं हुआ करता था। लेकिन मैं धीरे बोल धीरे जो सकता हूँ इस चीजें बात बदली। पे? हाँ जी। ऐसे लोग बहुत आते हैं अपने हाँ, तो प्रैक्टिस के पास इस ना, चीज से बचकर रहना है। एक तो आपको चैलेंज नहीं करना, आओ मैं तो आपको ठीक करके ही दिखाऊंगा, क्योंकि आप जिससे बात कर रहे हो वो शरीर किसी और का है, लेकिन बात करने वाला कोई और हो सकता है। तो आपने चैलेंज नहीं देना है उनको कि वो जिद पर अड़ जाए। आप नॉर्मली ऐसे बात करो कि हाँ ये तो एक्चुअली है, ये तो धीरे धीरे हो जाएगा ठीक, इस तरीके से कर सकते हैं। कपूर रख सकते हैं, कपूर को जला सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। कपूर का तो जो हमारी स्वर विज्ञान की क्लास हुई थी तो मैंने उसमें बताया भी था कि लंबी सांस खींचकर जो स्वर विज्ञान से हम उसको प्रज्वलित करते हैं, कपूर को अपने हाथ में लेकर 7 बार घुमाकर, और जितनी बार भी घुमाएं उतनी बार उसी हाथ में कपूर पकड़े जो सांस का हिस्सा चल रहा है, चलित स्वर की ओर ही हाथ, उसी हाथ में पकड़ना है, और उसी में 7 बार घुमाकर भी आप अपने सेंटर पर, घर पर, अपने ऊपर उसको कह सकते हैं कि जो भी मेरे आसपास नेगेटिविटी है, मेरे सेंटर पर है, मेरे घर पर है, वो इस जी कपूर के मैम। माध्यम में ये इस कपूर में इकट्ठी हो जाए। और उसके बाद जैसे आप उसको प्रज्वलित करेंगे, और लंबी सांस से ही करना है प्रज्वलित, और उसी हाथ में लेकर उसी हाथ से माचिस जलानी है। प्रैक्टिस ओके। की होगी तो जरूर होगी, काफी टाइम पहले की बात है ये, जब हमने ये प्रैक्टिकल भी कराया था अपने क्लास के अंदर। तो जब इस तरीके की छोटी छोटी रेमेडीज करते हैं, और ये तो जहां तक मेरा ख्याल है जहां ज्यादा पेशेंट आते हैं वहां डेली कर लें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हर एक दिन छोड़कर तो जरूर करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है ये सब चीजें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, चरण स्पर्श आपके। वेलकम, खुश रहो। मैम। हाँ जी जी। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। अच्छा हो ये दोपहर को आप मतलब अच्छा हो आपके मुंह से वो पॉइंट सुना तो मुझे ध्यान आ गया कि इसके बारे में सबको जागरूक करना है। नहीं नहीं, आप ये मोहिनी के बारे में बताओ। मोहिनी बड़ी खतरनाक होती है, आदमी को वश में कर लेती है। अभी पंडित जी गए थे ना पहाड़ पे, कौन? मोहिनी मिली थी, तभी वो फिसल गए थे पहाड़ से। पंडित के बारे थोड़ा बताइए मोहिनी के बारे में। वो तो उनका डिपार्टमेंट है, विष्णु जी का संभाल लेंगे अपने आप। चलो ये तो मजाक की बात है, लेकिन एक दो चीजें मैं बता देता हूँ। विष्णु सहस्त्र नाम से बड़ी कोई चीज नहीं है दुनिया में। बिल्कुल। दूसरा दूसरा दूसरा, आप अपने गाय को अपने हाथ से कुछ खिलाइए, कोई शक्ति आपके ऊपर काम नहीं कर सकती। हाँ, वो गाय की पूंछ के ऊपर हाथ फेरना भी ना, ये भी बहुत नेगेटिविटी को कम करता है। खिलाने के बाद आप उनकी पूंछ पर हाथ फेरें तो माता ऐसा माना जाता सुनीता है जो भी जी, नेगेटिविटी। माता सुनीता जी, देखो आज जमाना बहुत बदल गया है। ये हाँ जी। करना जरूरी भी है पाठ पूजा, लेकिन विज्ञान की तरफ बढ़े अपन। अगर वही पीछे की तरफ जाते रहेंगे ना, तो विज्ञान और न्यूरोथेरेपी पीछे चली जाएगी। जो पेशेंट हाँ आता जी। है ना, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, मैं थोड़ा अपनी बात रखना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल जरूर रखें। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं कि मैंने अनेकों डॉक्टर देख लिए,
मैं किसी से ठीक नहीं हो पाई, मैं किसी से ठीक नहीं हो पाया, क्या आप ठीक कर पाओगे? वहां एक कथा काम आती है जो गुरबाणी में लिखा है, मन जीतता है जग जीत। जो अपने अंदर भगवान बैठा है उससे बड़ा कोई नहीं है, ना विष्णु, ना भगवान, ना कोई तीसरा, ना चौथा। भूत प्रेत तो बात ही छोड़ दो, भूत प्रेत अपने से बड़े नहीं है। जो इंसान ने, परमात्मा ने अपने को इंसान बना के भेजा, वो अंदर बस रहा है। अपने मन को इतना मजबूत करो कि सामने वाला कुछ भी नहीं, जो आके बोलता है कि मैं ठीक नहीं हो पा रहा, तुम ठीक कर पाओगे, तो वहां सामने वाले को एक ही बात बोलनी है कि भगवान और आपके बीच में मैं एक कड़ी हूं। आप अपने आप ठीक हो सकते हो अगर आप चाह रहे हो कि मुझे ठीक होना है। अगर आप चाह रहे हो कि मुझे ठीक नहीं होना, तो आपको परमात्मा भी ठीक नहीं करने वाला, मैं तो चीज ही क्या हूं। आप निकल जाओ बीच में से। अगर आपकी इच्छा है कि मुझे ठीक होना, तो खुद बताओ ठीक होना चाह रहे हो। बोले हाँ, तो अपने आप को मजबूत करो कि मुझे ठीक होना है। आज से अपने मन में एक ही विचार रखना है कि मैं ठीक हो रही हूं, मैं ठीक हो रहा हूं, मैं ठीक हो रही हूं, मैं ठीक हो रहा हूं। पॉजिटिविटी लेके आओ, ताकि उसके अंदर जो डर का भय बैठा हुआ वो निकल जाए। आप जैसी बातें, मतलब हम ऐसा करेंगे ना कि ये करो वो करो, ये ध्यान भटकाने वाली बात हो जाएगी। मैं तो ऐसा करता हूँ, लेकिन जो लोग कहते हैं ना कि मुझे कोई ठीक नहीं कर पाता, और अनेकों ऐसे मरीज मेरे से ठीक हुए हैं। थेरेपी तो ये तो न्यूरोथेरेपी का कमाल है, ये न्यूरोथेरेपी का माता जी कमाल है। सुनो बात, न्यूरोथेरेपी हाँ तो मैं अभी एबीसी सीख रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता न्यूरोथेरेपी में। आप अच्छा जैसे लोगों के चरणों में बैठकर अभी सीख रहा हूँ। आयुर्वेद से ही और कुछ टच न्यूरोथेरेपी के लेके काम किया है। लेकिन सामने वाला जो कहता है ना कि मुझे ठीक नहीं कर पा रहा, उसके ऊपर ही छोड़ दो बात। आप ठीक होना चाह रहे हो या नहीं? जब वो कहेगा ना मुझे ठीक होना है, तो बोले कि आप अपने अंदर से पॉजिटिविटी लेके आओ। ये कर लो, वो कर लो, इतने कामों में अपन उलझ जाएंगे ना, तो अपन ना तो ध्यान कर पाएंगे, ना पढ़ पाएंगे, ना सीख पाएंगे। वही पुराने युग वाली बातों को मतलब दोहराते रहेंगे। मैं तो सीधा स्पष्ट जानता हूं, मन जीता है जग जीत। अगर भाई तेरे मन में जीतने की इच्छा है, बीमारी को दुरुस्त करने की इच्छा, तो अभी ठीक हो जाएगा। अनेकों मरीज ठीक हुए हैं ऐसे। मैं आपकी बात को कंडम नहीं कर रहा, प्लीज सॉरी चाहता हूँ, माफी नहीं चाहता हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो वो मंच है जिस पर स्पष्ट हम अपनी बातें कह सकते हैं, कर सकते हैं। जब तक हम इन पर, देखो हमें तर्क करना है, कुतर्क नहीं देखो, करना, वितर्क नहीं गाय करना, हमें गाय तर्क एक करना है। बहुत अच्छी चीज है, उसके टच में रहना, उसके कमर के ऊपर हाथ फेरना बहुत अच्छा, आयुर्वेद में भी लिखा है। लेकिन ये भूत पिचास लटरे पटरे मन की वहम है, बस कुछ नहीं है, पखंड है सारे चलो का सारा। हम ये भी मान लेते हैं मन के वहम है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए मन के वहम हो ये सकते भाई हैं क्योंकि अंकित जी जो अभी पूछ रहे थे ना, जिसने आपके ऊपर सवाल उठाया था, अंकित भाई अपने मन को मजबूत करो। परमात्मा अगर चाह रहा है तो आपसे थेरेपी करवा रहा है, परमात्मा ना चाहे तो एक सांस भी नहीं ले सकते हम। एक सांस लेना भी मुश्किल है, अंदर का सांस अंदर, बाहर का बाहर रह जाएगा। यही बात तो हमने कही है कि को ये परमात्मा ही तो हमारे अंदर, जैसे कस्तूरी मृग के अंदर है, ऐसे परमात्मा हमारे अंदर है। इसी बात को बस ही तो हमने क्लियर किया है अभी। हाँ, ये बाकी छोटी छोटी बातें जो है ना, ये नेगेटिविटी को दूर अपन खुद ही भगा सकते हैं। ठीक है, गंगा जल बहुत अच्छी चीज है, गौमूत्र भी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उनको अड़जा के ना पिछली बातों में लेके जाएंगे तो विज्ञान पीछे छूट जाएगी। और आज नहीं, का जमाना ये तो देखो, बहुत आगे एडवांस में हो गया है। कोई टाइम ऐसा था जब तलवार लेकर लोग लड़ाइयां लड़ने जाते थे, कवच तो उस टाइम भी लेते थे ना, लोहे वाले कवच लेते थे, ढाल हाँ, लेते वही थे, वही आज तरीके वही बदल बात गए कर हैं। रहा हूँ माता लेकिन जी, वही अपनी, बात कर रहा हाँ हूँ कि जी, अब आगे बढ़ चुके हैं, वहां ना अपनी जाए सेफ्टी अपन। के लिए आज भी हम कवच लेते हैं, हम उसको चाहे जैकेट के तरीके से पहने या किसी तरीके से हम कर रहे हैं ना, तो कहीं जस कुछ जस चीजें हैं जो हमें करनी पड़ेंगी अपनी सेफ्टी के लिए। यस मैम, हेलो मैम, हेलो, गुड इवनिंग। मैं ज्योति बोल रही हूँ बॉम्बे से। मैं हाँ मैम, जी, सुनीता जी आपसे एग्री करती हूँ, क्योंकि जब हम पेशेंट देखते हैं वहां पर स्टार्ट करने से पहले ईश्वर का ध्यान करना, डेफिनेटली उनको आप प्रे करते हैं कि जो भी पेशेंट मेरे पास आया है मैं अपना 100% दूंगा या दूंगी, आप मेरी हेल्प करना।
उसके बाद जस 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 और बहुत जरूरी है ये। हाँ, और उसके बाद जो मैं करती हूँ, मैं अपने सेंटर में सुबह गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा चलाकर छोड़ देती हूँ। फिर वो विष्णु सहस्त्र नाम, बजरंग बाण, ये चलता है। और एक चीज का मैं बहुत ज्यादा ध्यान रखती हूँ कि एक भी पेशेंट क्यों ना आए, उसके बाद डेफिनेटली बहुत ही अच्छे तरीके से हैंड वॉश करना ही है। चाहे फिजिकल पॉइंट दिया है या नहीं दिया, केमिकल पॉइंट कम दिया है, ज्यादा दिया है, आपको हैंड वॉश करना ही करना है। हाँ, एक कैम्फर भी रख सकते हैं अपनी पॉकेट में, कपूर, और एक एलम होता है फिटकरी, वो मैं एक कांच के बाउल में डाल के रख देती हूँ कि किसी की भी नेगेटिव एनर्जी या ये फेथ या ये बिलीफ होना चाहिए कि हमारे पास जो आएगा वो ठीक होगा ईश्वर के आशीर्वाद से। आई एम डूइंग माई जॉब। और किसी भी पेशेंट कोई पूछता है तो मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि आप पॉजिटिव रहिए, हम कोशिश करेंगे। दैट्स इट, बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। थैंक यू। हाँ हाँ, मैं थोड़ी सी बीच में क्लास बीच में क्लास में डिस्कनेक्ट होगी, तो मुझे तो समझ नहीं मुझे आया समझ आपने नहीं क्या आया आपने क्या कहा, रिपीट करूं क्या? जी आपकी जी बात आपकी बात बहुत बढ़िया है। कपूर और इलायची जरूर रखना चाहिए। कपूर जो है नेगेटिविटी को दूर करता है और वातावरण को शुद्ध करता है, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अपने मन की बजाय अवचेतन मन जो है ना, अनकॉन्शियस माइंड, उसको मजबूत करो। परमात्मा हर टाइम आपके साथ रहेगा। गिरे हम राती परेशान हो उठे लौटा चल दी ना, अब लौटा चल दी बे। हेलो हाँ जी, मैं भी कुछ बोलना चाहूंगा। अगर बिल्कुल बिल्कुल, मैम, बोलिए। ये निगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, ये रखे, ये बात ही क्यों रखे? मतलब दोबारा से बोलें, क्लियर करें अपनी बात को। मतलब कोई आपके पास परेशान होके आ रहा है, कोई बीमार है या फिर कोई किसी को तकलीफ है, हाँ, तो वैसे हम्म। भी अगर अगर ये निगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी के चक्कर में पड़ेंगे तो एक डॉक्टर के पास तो दिन भर बेचारा देखता रहता है। अस्पताल में एक डॉक्टर रहते हैं, वो निगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी लेके चले तो क्या ही कर पाएंगे। बिल्कुल सही। आप बस देखिए, भगवान भगवान को याद करके, जो भी आपने कहा कि पूजा पाठ हो रहे सब, और ये भी सब्जेक्टिव आज हो गया। कोई पूजा करता है, कोई पूजा नहीं करता है। अपनी हाँ तो अपनी जगह, कुछ अपनी अपनी जगह मैम सब प्रसन्न है। कोई पूजा करता है, कोई तो ऐसा होता है कि भगवान को, ये भगवान या किसी का नाम लेने पर चिढ़ जाते हैं, इतने बड़े नास्तिक होते हैं। वो भी अपनी जगह सही है। अब ये है कि हमारा मन कैसा है। अगर हमारा मन, हम है, हमारा संस्कार वैसा है कि हम भगवान को पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं, हमारी ये मन की देखिए, संतुष्टि है, हाँ जी, तो हम अपने बिल्कुल मन ठीक। की अगर हम साइकोलॉजिकली मैं ढंग से पूजा बात करके बोलना, अपने आप को मजबूत देखो, करते हैं तरीके अलग हैं, तो ठीक है। हनुमान तरीके अलग प्रसाद हैं। जी ने कोई जो बोला पूजा है, कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, कोई सिर्फ मन से याद कर रहा है और उसके काम हो रहे हैं। भगवान के जी कोई मैम, इंसान नहीं है ना, उसकी छोटी सोच है। भगवान एक वो चीज है जिससे निकलकर हम लोग आए हैं अलग अलग रूपों में। बिल्कुल बिल्कुल हम तो स्वीकार, हम इनडायरेक्टली मैं हर मैं इंसान में इतनी ताकत है जितनी भगवान में है। बिल्कुल, क्योंकि हम उसी के मैं अंश हैं, हाँ जी, हाँ, उसी के अंश है, बिल्कुल उसी सही। के अंश हैं। परमात्मा के तो ही मैं आत्मा अंश तो हम लोग हैं। तो तो मैम, ये ये सब हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि हम साइकोलॉजिकल ढंग से निगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी लेके चले ही क्यों? भूत नहीं देखो, भूत अगर और जहाँ मैं और इसका जवाब और देना किसी चाहूंगी। मैं किसी मैं हाँ जी, मैं बोलिए। देखिएगा, मैं ह- दीप्ति जी बस एक हनुमान दीप्ति जी, जी बस एक मिनट, दीप्ति जी बस एक मिनट मेरी जी बात पूरी कर लेने दीजिए। हाँ, तो बिल्कुल जी और जी, सब क्लियर कीजिए, आप अपना डाउट और क्लियर करिए। सबसे बड़ी बात मैम कि अभी एक बात और निकल के आई कि भूत प्रेत हमारे मित्र होते हैं, उनसे डरना नहीं है। वो तो ठीक है कि आपने बहुत सिंबल हमको जो है एक साहस दिया, करेज दिया, और जो भी है चीजें अच्छी है। लेकिन ऐसा भी है कि भूत प्रेत परेशान क्यों करते हैं फिर लोगों को? अगर मित्र ही है तो लोग उनको भी परेशान, मैंने बहुत अच्छे अच्छे लोगों को देखा है कि बेचारे जो है भूत प्रेत से परेशान होकर के कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। मैंने देखा है मैम, और मैं खुद में मतलब मेरे परिवार में भी ऐसा घटित हुआ है। उनको तरह तरह की चीजें क्या क्या हो, उसके बाद में ठीक हुए जो है। तो तब से मुझे लगा कि नहीं, होते हैं, नो डाउट भूत प्रेत भी होते हैं। मतलब कि मैं नहीं कह सकता हूँ कि नहीं होते हैं। अब वो चाहे आत्मा होती हो, चाहे चाहे साइकोलॉजिकली होता हो, चाहे जो भी होता हो,
लेकिन यह है कि इसका भी असर मैंने, और वो भी ऐसा नहीं, वो पढ़े लिखे व्यक्ति जो कभी प्रोफेसर थे, 55 वर्ष की आयु, पता नहीं कहाँ गए थे, और उनके साथ ऐसा घटित हो गया। फिर वो जो है मतलब कि अस्पताल से ज्यादा वो बाबा के चक्कर में हो गए जो है, और बाद में 5 से 6 साल बाद वो ठीक हुए जो है। तो क्या है, क्या साइकोलॉजिकल है क्या नहीं, लेकिन हमें जैसे लगा कि नहीं कुछ तो होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम इसको सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति विशेष चीजें हो गई है, हर चीज सब्जेक्टिव हो गई है। कोई माने तो ठीक है, कोई ना माने तो ठीक है। और सबसे एक्चुअली बड़ी क्या बात, है कि हम लोग अपने अपने इजी जोन में, कंफर्ट जोन में है, हम जिंदगी को कंफर्ट लगता है, हम उसको मानते हैं। हम जो हैं, ये सबसे हनुमंत बड़ी जी, दिक्कत आई जो क्यों है? आपने बोला है उसका इलाज एक ही बात में आ गया कि अपने मन का जो है वो वहम है सब। इसको जितना डरेंगे उतना डराएगा, जितना इसको मजबूत रखेंगे उतना मजबूत हो जाएगा। उसमें पढ़े लिखे की अनपढ़ की बात ही नहीं है। इंसान जो है वो एक जो उसके अंदर चल रहा है ना, वो परमात्मा की सोच के ऊपर डिपेंड है। जैसी सोच बनाएंगे कैसा आ जाएगा, जितना आदमी डरेगा उसे भी मदद कर जाएगा, एक बच्ची से भी मदद कर जाएगा, वो 5 पेज बन जाएगा उसके लिए। ठीक है, इस विषय यहाँ को पर छोड़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक एको आ रहा है, इस समय नष्ट नहीं करते, इस सत्र को आगे भी बढ़ाना है। तो सबसे पहले अभी सुनीता, ये है ना, ये विषय रखा क्यों गया है, मैं आपको थोड़े समय के बाद पंडित जी, मैं एक पॉइंट सिर्फ बोलना चाहूंगी। इसके बाद आपको दे देते हैं, पहले मैं अपनी बात को कंप्लीट कर देता हूँ। तो ये इसका आपको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा इसका न्यूरोथेरेपी से संबंध क्या है, और गुरुजी इसको क्यों इतना ज्यादा मानते थे। इस विषय पे उन्होंने फॉर्मूले तक बनाए हैं, तो ऐसे नहीं बनाए हैं, तो इसको बहुत मानते थे और बहुत सारी चीजों को फॉलो भी किया करते थे। तो मैं आपको आगे आने वाले सत्रों में, लेकिन अभी जो चर्चाएं चल रही है ना, उसको समझने का प्रयास करिए, उसको एक तरह से पॉजिटिव लेकर के ना समझिए। फिर हम है ना 2-4 सत्रों के बाद इसके निष्कर्ष पे आएंगे कि मानना है नहीं मानना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन ऐसा कौन है जो दावा कर सकता है कि उनके पास पेशेंट नहीं आते हैं? कौन बोल सकता है, दावा कर सकता है कि निगेटिव एनर्जी के साथ, नकारात्मक विचार के साथ उनके पास पेशेंट नहीं आते हैं? तो अब हम इसको कैसे हैंडल करेंगे, कैसे क्या करेंगे, आगे हम देखेंगे। दीप्ति जी आप बोलिए, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ, मैं सिर्फ 1-2 पॉइंट बोलना चाहूंगी। जैसे अभी हनुमान प्रसाद जी और स्वामी जी ने बोला था कि इस चक्कर में पढ़ना ही क्यों, नेगेटिव एनर्जी। तो पहली बात तो ये, जब हमारा विषय हुआ है कि जब हमारे पास किसी चीज का इलाज नहीं मिलता है, हम अपनी पूरी सारी जो हमारी थेरेपी है, जो भी चीजें हम कर लेते हैं, उसके बाद भी हमको अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तब हमें इस पॉइंट पे सोचने की आवश्यकता है। मैम ने ये समझाया पहली बात, क्योंकि हम प्रायोरिटी में नहीं, शुरुआत में नहीं पढ़ रहे हैं कि कोई भी पेशेंट आया और हम पॉजिटिव नेगेटिव देखने लग गए। पहले हमने अपना पूरी ताकत लगा ली, हमें जितना आता था सब कर लिया, फिर भी रिजल्ट नहीं है, तब हमें किसी दूसरी दिशा में सोचने की आवश्यकता है। दूसरी बात, जैसा स्वामी जी बोल रहे थे, मतलब मुझे माफ कीजिएगा, मैं सिर्फ अपनी बात बता रही हूँ जो मैं सोच रही हूँ। जो स्वामी जी बोल रहे थे कि हमें सिर्फ एक ही चीज है, मन को मजबूत करना है। तो जब हम भक्ति की या पूजा पाठ की या जो भी मैम बता रहे हैं, वो चीजें क्या है, वो उसी मन को तो मजबूत करना है। मजबूत कैसे होगा, मन कैसे मजबूत होगा? पॉजिटिविटी का मतलब क्या है, वो कहाँ से आएगी? तो यही सब चीजें हमारे कर्मास जो मैम ने बताए, हमें पूजा पाठ करें। पूजा पाठ मतलब ऐसा नहीं कि आप 4 घंटे बिल्कुल बैठे रहो काम धंधा छोड़कर, बट जो छोटी छोटी चीजें हम जो अभी समय के साथ, जैसा आपने बताया कि आज के समय में, मतलब आज के टाइम में लोगों के पास इतना वो नहीं है, तो हम जितनी छोटी छोटी चीजें, नमक के पानी से धोना, नमक के पानी से आप पोछा लगा सकते हैं, स्वयं के लिए नमक के पानी से आप स्नान कर सकते हैं 1 चुटकी नमक डाल के। तो ये सब चीजें हैं, तो ये सब पॉजिटिव चीजें ही आपके मन को मजबूत करेगी। इंटरनल जो चेतन मन को बता रहे थे स्वामी जी, शायद ये उसको भी, मेरे ख्याल से शायद अंतर मन को हमारे मजबूत करेंगे, तभी हम ये मेरा कहना था बस। मैं एक और बात बोलूं, जहाँ पे आप रह रहे हैं, जैसे मैं दहीसर में रह रहा हूँ, तो मैं पूरे दहीसर में 10 बिल्डिंग तक ही खाली न्यूरोथेरेपी को पहुंचा पाया। यानी कि दहीसर भी बस 2-3 किलोमीटर का दायरा है, तो उसमें भी मैं खाली 2 सालों में, 2.5 सालों में, 3 सालों में बहुत प्रयास करने के बाद भी 10 से 15 बिल्डिंग में न्यूरोथेरेपी पहुंचा पाया। सबको आज के समय में न्यूरोथेरेपी में जो 25 साल से रह रहे हैं उनको भी न्यूरोथेरेपी नहीं मालूम, जो दहीसर में 25 साल से रह रहा है, 30 साल से रह रहा है, उनको भी न्यूरोथेरेपी नहीं मालूम। लेकिन नमक पानी से नहाना है,
ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, दीप्ति जी को भी मालूम है, सबको मालूम है। तो जो चीज हम चाह करके नहीं पहुंचा पा रहे हैं, अपने बाप दादा को पहले से कैसे मालूम है? तो अगर ये विषय ही नहीं है तो इस पे हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? अगर विषय ना हो तो चर्चा क्यों कर रहे हैं? हम वही बात को पहुंचा नहीं पा जी रहे हैं, ये पंडित सारी बातें सबको मालूम है। किसी से इस सत्र में जितने लोग जुड़े हैं सबसे पूछेंगे, एक ही जवाब आएगा, एक ही तरह से लोग बोलेंगे कि ऐसा हुआ था ऐसा करना है, ऐसा हुआ था ऐसा। तो हमारे बाप दादे ने प्रचार प्रसार किया तो ही तो हमें मालूम पड़ा। मैं मुंबई में रह रहा हूँ, आप राजस्थान में रह रहे हैं, आप दिल्ली में रह रहे हैं, सबको एक ही बात कैसे मालूम है? एक ही बात एक ही तरीके से कैसे मालूम है? नहीं मालूम होनी चाहिए। जब न्यूरोथेरेपी का एक तरीके से आज तक फॉर्मूला वो नहीं बना पाए, हम क्या मालूम है, परिभाषा नहीं बना पाए एक तरीके से, तो ये सारी चीजें एक ही तरीके से कैसे सबको मालूम है? सबको मालूम है। तो इस पे भी तो सोचने वाला विषय है ना। जब हमको मालूम है तब हम क्यों इसको नजरअंदाज कर रहे हैं? क्यों हम इसको समझना नहीं चाह रहे? क्यों हम इसको आज मॉडर्न के साथ बोल रहे हैं? जैसे जिसने ना मुझे एक ही शब्द में क्लिक हो गया था, जब मैंने सुनीता जी से काफी महीनों पहले जब हमने वार्ता की थी, उन्होंने मुझे 10-15 मिनट में इस चीजों के बारे में मुझे समझाया, मैं तुरंत एग्री हो गया, ये चीजें हैं। आज दोपहर में हमने मीटिंग की, इन्होंने बहुत बढ़िया बात बताई कि जब हम बड़ा ड्रेस, ऐसा ड्रेस पहनते हैं जो जमीन को घसता हुआ चलता है, तो ऐसे में उन महिलाओं को सारी चीजें इतनी तेजी से ट्रिगर कैसे हो जाती है? मतलब माइग्रेन तेजी से ट्रिगर हो गया, शादी विवाह में गई, हर चीजें बहुत तेजी से ट्रिगर कैसे हो जाती है? बुखार आ जा रहा है, जो भी चीजें हैं, जो चीजें दबी हुई हैं, या तो बहुत सालों से मेडिसिन खा करके ना वो ठीक हो चुकी है, वो अचानक से उभर कैसे जाता है? तो इसके जवाब नहीं किसी के पास। पंडित जी, हाँ जी, हम एक बार बता रहे, जिसको देखना है हमारे साथ चले, हम दिखा देंगे। जी बढ़िया। अरे सर, ये साथ में बता रहा हूँ, अभी कल का मैं एक केस बता रहा हूँ, केस कल का ही। उस लड़की के ऊपर कुछ थोड़ा आत्माओं की छाया थी, ठीक है? वो मतलब लड़की समझ लीजिए 2 मिनट बाद वो अपने आप अपने रूप में आ गई। ये लोग कहते हैं कि नहीं होता है, होता है। इसमें हम भूत प्रेतों की बात नहीं कर रहे, इसमें हम केवल एनर्जी एक्सचेंज जो हो रही है, तो वही एनर्जी, जो भी एनर्जी, आप उसको भूत मानिए, चाहे प्रेत मानिए, चाहे एनर्जी डेवलप मानिए, जो भी मानिए, लेकिन मैंने जिसको देखना है हमारे साथ आए, हम उसको दिखाते हैं। और एक केस नहीं दिखाएंगे, कई केस दिखाएंगे कि हाँ ये देखिए ऐसा है। चलिए ठीक है, सुनीता जी आप अपने बातों को अगर विराम देना चाहते हैं तो बताइए, और या तो आप जितने भी प्रश्न आए उसका एक शब्दों में अगर उत्तर देना चाहते हैं तो जरूर दीजिए, और हम अपेक्षा करेंगे इसका दोबारा भी हो, इस पर थोड़ा सा अध्ययन हो, और जो गुरु जी के भी फॉर्मूले थे कुछ नए फॉर्मूले जो निकल के आए, और फिर हम देखेंगे कि कैसे काम नहीं कर रहे। मतलब हमने अभी तक है ना फिजियोलॉजी के हिसाब से देखी किसी भी बीमारी को, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और भी बहुत सारी चीजों के हिसाब से देखी, और उसके बाद हमने केवल एक अथक प्रयास किया। श्याम जी आप भी अनम्यूट है, 1 मिनट म्यूट कर रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, तो एक प्रयास करने के बाद जब कोई भी केस ऐसा हो जाए जिसमें हम 100% चाहते हैं कि ये बैक पेन तो हम ऐसे 100 ठीक कर चुके हैं, लेकिन अचानक से एक बैक पेन आ गया कि हमारी खुद की कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, भैया ये क्यों नहीं ठीक हो रहा है, तब हमें बहुत सारे एंगल ज्योतिष से देखना पड़ेगा, फिर हमें ऐसे मतलब जो नेगेटिव एनर्जी उसको भी देखना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें देख करके हमको करना पड़ेगा, और उसमें क्या न्यूरोथेरेपी का प्रोटोकॉल किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, उसमें कोई भी साइंस काम नहीं करेगी, यानी पैन गोल लीवर का सीक्वेंस कुछ नहीं, उसमें जो सीक्वेंस हम बनाएंगे वही काम करेगी। इसी का एक जीता जाता उदाहरण है, जब हम चक्रास के ऊपर कुछ पॉइंट्स बनाए, कुछ फॉर्मूले बनाए, तो आप उसको क्रॉस करके दिखा दीजिए ना, मैं तो खुला चैलेंज कर रहा हूँ, देखिए हनुमान जी आपको आ रहा है ना, तो इको आ जा रहा है, तो एक काम करते हैं, हम अपनी बातों को विराम रखते हैं। सबसे पहले न्यूरोथेरेपी के कुछ सिद्धांत को अल्ट्रा जो चक्र उपचार है फॉलो नहीं करता है, अल्ट्रा बैक पेन फॉलो नहीं करता, तब रिजल्ट कहाँ से आ जा रहा है? पहली बात तो किसी भी बीमारी को अगर ठीक करना है तो 3 ग्रंथियों को ठीक करना जरूरी है। ये आप किसी भी सीनियर के श्रीमुख से ये शब्द निकलते हुए आप देख चुके रहेंगे। सबसे पहले क्या ठीक करना है? लंग्स, लीवर और किडनी, इसको आपको ठीक करना है किसी भी बीमारी को, अगर पुरानी बीमारी है, और कुछ लोग बोलते हैं पैनक्रियास को भी ठीक करना है। अब हमने तो इसमें न लीवर उकसाया, न लंग्स उकसाया, न किडनी उकसाया, तब बीमारी कैसे ठीक हो रही है? तो ऐसा नहीं है, हमने खाली देखने और समझने का खाली नजरिया बदला, उससे हमने जब फॉर्मूले तैयार किए तो उसके परिणाम तो पहले से भी अच्छे आ रहे हैं। तो कैसे हो रहा है? तो इस पे भी तो मंथन करिए ना, चिंतन करिए। रिजल्ट देख करके फिर आप कैसे पीछे हट सकते हैं कि नहीं आ रहा है?
तो सारी चीजें काम करती हैं। आपको धीरे धीरे ये चीजें समझ में आ जाएंगी। पहले आप पॉजिटिव होकर के सोचना शुरू करिए, फिर हम आपको समझा सकते हैं। ठीक है, अभी और किसी का प्रश्न है, या तो इस चर्चा को हम किसी अलग मोड पे लेके जाते हैं, न्यूरोथेरेपी पे। तो चले सौरभ जी, आप तैयार हैं आगे के सत्र को कंटिन्यू करने के लिए? जी पंडित जी। हाँ जी, तो ठीक है, आप आराम कर सकते हैं। और आपका जो भी कमेंट है ना, ग्रुप में, सारथी ग्रुप में मत लिखिएगा, क्योंकि उन्होंने सत्र को अटेंड नहीं किया है। ठीक है, तो हम रेवोल्यूशन ग्रुप इसीलिए बनाया, और आज चौपाल का है, तो हम उसी में चिंतन मंथन करेंगे। देखिए, दूसरे को जब कुछ मालूम ही नहीं है, तो आप कुछ भी लिखोगे तो वो या तो उसका समर्थन करेंगे या तो उसको विरोध करेंगे। तो ऐसे में आप स्वविवेक से उसी रेवोल्यूशन ग्रुप में ही इसका चिंतन मंथन करेंगे। ठीक है, अगर चीजें जो भी प्रश्न उठते हैं, जो भी मन में जिज्ञासा उठती है, उसी में करेंगे। अन्य ग्रुपों में डालेंगे तो जब उनमें से बहुत सारी पब्लिक जो अटेंड ही नहीं की है, उनको जब कुछ मालूम ही नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा, तो आप खुद ही समझ सकते हैं, ऐसे में वाद विवाद होगा। हाँ जी, अभिषेक भैया बोलिए। जब ग्रहों का प्रभाव अपने शरीर पे हो सकता है, तो निगेटिव एनर्जी का क्यों नहीं हो सकता? ये भी बात सोचने की है ना। अब मेरे पास एक पेशेंट है, उसके राइट पैर में ही एवीएन भी है, घुटने का लिगामेंट भी टूटा हुआ है, यूरिक एसिड भी है हड्डी में, एड़ी में, एक ही पैर में। अब कोई अंधा इंसान भी बता देगा कि ये भैया ग्रह का दुष्प्रभाव है, नहीं तो एक ही पैर में इतनी सारी तकलीफ एक साथ कैसे आ सकती है। प्लस जितने भी साइनस के इशू है, वो सब चंद्रमा पानी से रिलेटेड है। बिना ग्रह खराब हुए साइनस आता ही नहीं, सूखने की शक्ति कम हो ही नहीं सकती जब तक आपका ग्रह खराब ना हो। जी बिल्कुल, हम सहमत हैं आपसे। सर ऐसी भी तो बात है कि अगर जो 100 लोगों में से 90 लोगों को समझ में आ रहा है, 10 लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो इसके तो 10 लोगों के कारण 90 लोगों को नहीं बताएंगे। देखिए, आज के सत्र को समर्थन करने वाली संख्या ज्यादा है, और कुछ ही ऐसे शब्द निकले, लेकिन पहली बात इस विषय को समझिए। आप अधूरा चीजों को बिना समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं और सीधा इस पे वाद विवाद कर रहे हैं, वो गलत है। तो पहले विषय को समझिए, 2 से 3 सत्र अटेंड करिए, मुश्किल से आपका पूरा सत्र अटेंड मत करिए, केवल आधा घंटा अटेंड करिए, फिर आधा घंटे का ही अगर सत्र अटेंड करते हैं, फिर आपको चीजें जब क्लियर होगी, तब हम फिर आएंगे कि ये चीज गलत है कि सही है। जब हम प्रमाण के साथ बात करेंगे ना, जब हम खुद प्रैक्टिकल, आप सभी प्रैक्टिकल करके देखेंगे ये सारी चीजों को, क्या पहले से आपके ट्रीटमेंट में बदलाव आया, क्या वही ट्रीटमेंट देने से क्या पहले से ज्यादा रिजल्ट आने लगा, क्या हुआ, करके तो देखेंगे ना। बिना किए कैसे हम बोल सकते हैं कि हम युद्ध जीत चुके हैं कि हार चुके हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, सौरभ जी आप आगे सत्र को बढ़ाइए। अभी जो आप जिस ज्ञान के लिए जुड़े हुए थे, कुछ चीजें हैं जो चौपाल में होती है। देखिए, ये जो चीजें है ना, केवल चौपाल में ही की जा सकती थी। चौपाल में झगड़ा भी किया जा सकता है, चौपाल में हम क्या कर सकते हैं, विषय का मंथन, चिंतन और निचोड़ केवल चौपाल में ही कर सकते हैं, इसीलिए इसका विषय को ना चौपाल में ही रखा गया। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा कार्य है। दूसरा, इसको लिम्फेटिक सिस्टम के साथ क्यों रखा गया, हो सकता है आप लोग जुड़े रहे। राकेश भैया आप हैं, जुड़े हुए हैं राकेश जी? हाँ जी पंडित जी। हाँ जी, आप तो दोपहर के मीटिंग में एक बता रहे थे, और ये आश्चर्यजनक घटना है कि सही में इसका कोई प्लानिंग नहीं था कि ये लिम्फेटिक सिस्टम का सत्र पहले होगा, ये सत्र बाद में होगा। सबसे पहले सत्र तो इसी के ऊपर होने वाला था, लेकिन कल रेखा जी ने आज या तो कल मुझे शाम को बताया कि मैं रात को बताया, लाइव क्लास में बताया था कि हम ऐसा लिम्फेटिक पे एक पीपीटी तैयार किए हुए हम इस पे लेना चाहते हैं। अब इसके ऊपर जो हमारी दोपहर में मीटिंग हुई थी, उसमें आपने जो बात बताई थी, वो मैं एकदम उस पर समर्थन करता हूँ। जी बोलिए। ठीक है, अभी इसी विषय को थोड़ा खत्म करते हैं, अगला चालू करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए हम जो चीज मानेंगे वो चीज है, जिसको नहीं मानेंगे वो चीज नहीं है। तो हाँ बिल्कुल राकेश जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, एक कोई शब्द का मीनिंग अगर हमको नहीं पता, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो डिक्शनरी में वो शब्द ही नहीं है। तो पहले समझना जरूरी है, अनुभव करना जरूरी है। अगर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि ये चीज ही नहीं होती है।
हाँ, एक तो छोटा आपकी सा बात से सहमत हूँ। एक एक दो चीजें छोटा सा मैं बताना चाहूंगा कि जैसे मेरी, अरे लाइट चालू करो ना, 2 डॉटर है। तो मतलब आचार्य जी ने भी बताया था कि जैसे जब एक छोटी, जब 2-3 महीना के थी तो आचार्य जी हाँ हाँ, इको आ रहा है हनुमान जी से। अब नहीं आएगा। हाँ, तो उन्होंने बताया था कि कैसे हमको एसिड चेक करना है, कैसे अल्कली चेक करना है छोटे बच्चों को। तो अगर हम, वो तो बच्चे लोग नहीं बताएंगे कि एसिड भरा है कि अल्कली भरा है, तो हम उनको उस एरिया में समझिए एसिड में, अगर म्यूकस जीरो में अगर टाइट है तो समझिए कि उसका एसिड भरा हुआ है। तो मेरी बेटी बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी, पूरा ट्रीटमेंट दे दिया, सब कुछ दे दिया, वो नहीं चुप हुई। फिर मेरी माँ आई, कुछ फट से क्या पता नहीं जो भी है नजर उतारते हैं, 1 सेकंड की, और 1 सेकंड में बच्ची एकदम शांत खेलने लगी। मतलब 1 सेकंड में ही, मतलब ये गेम है जो कि मैं आधा घंटा ट्रीटमेंट दे चुका था। ठीक है। फिर और एक ऐसा ही केस हुआ, एक शादी में गया हुआ था, तो मेरी माँ जो है उल्टा पैदा हुई है। ठीक है। तो गांव में बहुत से लोग, गांव का है, चोर झाड़वाने के लिए लोग आते हैं। तो अभी मैं तो सब लोग बोले डॉक्टर है, डॉक्टर है, ये ट्रीटमेंट देगा तो ठीक हो जाएगा। किसी का गर्दन में तकलीफ था, अब गर्दन को ट्रीटमेंट देते 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 वो नहीं ठीक हुआ। और मम्मी आई, बस 2 बार पैर से जो भी है वो गांव में झाड़ने का जो भी टेक्निक होता है वो की, वो ठीक हो गया। ठीक हो गया। तो हाँ, हाँ, तो हाँ, ये विश्वास की भी बात है, और कुछ चीजें हैं जो साइंस के समझ से बिल्कुल परे है। इसमें साइंस कुछ समझ ही नहीं सकता इस चीज को। तो मानने के ऊपर है, आप मानना कितना मानना चाहते हैं। या अभी मैं मुंबई में भी रहता हूँ, तो काफी सारे फिल्म स्टार को भी ट्रीटमेंट दिया हूँ। तो उनके केस में भी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, ये लोग सब बहुत घिरे हुए हैं ये सब जंजालों से, क्या बोलते हैं, ब्लैक मैजिक से सब घिरे हुए थे, छोटे मोटे, यहाँ तक कि एक्टर भी इन लोग के बहुत अलग अलग सब चला हुआ। ये ऐसे ही नहीं ऊपर आ जाते, बहुत तरह तरह के ये लोग भी कर्मकांड, अलग अलग चीज, ज्योतिषी नहीं बोल सकते हैं, ब्लैक मैजिक सब करवा के ही आगे बढ़े रहते हैं। तो इन लोगों को जब मैं डायग्नोस किया, ट्रीटमेंट दिया, तो कुछ चक्राज के बारे में जब मालूम चला कि कौन सा चक्राज में क्या गड़बड़ी होती है, जैसे हमारे समझिए लेफ्ट ओवरी में उन लोग को ज्यादा दर्द पाया गया, लेफ्ट साइड बॉडी में ज्यादा दर्द पाया गया। तो ये सब चीजें है कि सबका एक ही निर्देश, मतलब तो अपना न्यूरोथेरेपी से भी हम लोग एक कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट से भी वो चीजें उनको राहत दिला सकते हैं। मतलब मेरा मानना ये है कि न्यूरोथेरेपी हर एक एंगल से काम कर सकती है, बस आपको डायग्नोस करने का हर एक एंगल से आना चाहिए। ठीक है, बस बाकी ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, ये विषय बहुत लंबा है, तो इस विषय पर ना जाके हम, बस एक चर्चा के विषय था, सबके सामने ये रखा गया। ठीक है, ताकि सबको समझ में आए कि न्यूरोथेरेपी हर एक एंगल से काम करती है। बाकी हम न्यूरोथेरेपी को जहां तक हो सके साइंटिफिक वेब में ही रखेंगे। ठीक है पंडित जी, हो सकता है बस 1-2 क्लास हो सके तो इस पे और चर्चा के लिए हम रखेंगे, ताकि एक हम अपना पूर्वज जो भी है, हमारा जो भी पूर्वज ने बनाया है, हम उसको ना भूलें, हम उसके साथ भी न्यूरोथेरेपी को जोड़ के खड़े रहें। और जो आगे आधुनिक विज्ञान है उसके साथ भी हम, मतलब हमको तो आधुनिक विज्ञान के साथ ही चलना है, लेकिन हम अपना पुराना जड़ को कभी ना भूलें। बस इस क्लास का मकसद यही है कि हम उस चीज को भी, कभी कभी छोटी छोटी घर की चीजें ही हमारे मन को मजबूत कर देती है, जिसको टोटका बोलते हैं। तो होता है, कोई कोई की मानसिकता होते हैं गांव के लोगों की कि हम ये टोटका करेंगे तो हमारा ये काम हो जाएगा, बस वही है। बाकी हमको साइंस के साथ ही आगे बढ़ना है, जो साइंस कहती है उसी के साथ चलना है। ठीक है हाँ जी, पंडित जी। एक मिनट राकेश जी, 1 मिनट डिस्टर्ब हाँ कर रही हूँ मैं। जैसे आपने जी। शब्द इस्तेमाल किया टोटका, अब इसका मीनिंग क्या है, कहाँ से आया है ये? इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है, टोहो टका। टोहो, हाँ टोहना है, किसी समस्या का हाँ कारण टोहना है, यानी ढूंढना है। उस समय पैसे की वैल्यू इतनी नहीं थी जिस समय कहावतें बनी है, तो टके में ढूंढी जाती थी चीजें, टका चलता था जी। रुपए की जगह। तो यहाँ से बना है ये शब्द टोटका। टोटके को आज हम तंत्र विद्या से जोड़ देते हैं, लेकिन टोटका शब्द का अर्थ है वो कम पैसों में ढूंढा गया उपाय जो हमारी समस्या का समाधान हो। तो यहाँ से आया ये टोटका शब्द, जिसको आज हम नेगेटिव नेगेटिव भाषा में लेकर चलते हैं कि गलत है ये।
तो जी ऐसे जी ही हमारा बहुत सारा ज्ञान हमारे पूर्वजों, हमारी परंपराओं में छिपा हुआ है, जिसे अब हमने ढूंढ ढूंढ कर सामने लाना है। थैंक यू। जी 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 जी। और देखिए, जो तंत्र का मतलब बहुत से लोग तांत्रिक से जोड़ते हैं, तो तांत्रिक या ब्लैक मैजिक से, तंत्र का मतलब समझना चाहिए। हम सभी जो है तंत्र साधक भी बोल सकते हैं हम अपने आप को, क्योंकि देखिए गुरु जी ने तंत्र मतलब क्या, हमारे जो सूक्ष्म शरीर के ही जो नाड़ियां है, चक्राज है, उसी को तंत्र बोला गया। हमारे जो हाँ सूक्ष्म शरीर है, हमारा मन, जी, हमारा आत्मा, ये सब तंत्र में आता है। ये ठीक सब है। तंत्र का मतलब है एक चीज को हाँ दूसरी चीज से जोड़कर जो पूरा एक सर्कल बना है, वो तंत्र है। जैसे हमारा पूरा शरीर तंत्र है, जी हमारा जी। सरकार सूक्ष्म है ये शरीर तंत्र का, है, हाँ। घर जो है ये मेडिकल तंत्र है। हाँ, जो मेडिकल साइंस जो दिखाती है शरीर, वो मतलब नर्वस सिस्टम जो बोलते हैं, वो तंत्रिका तंत्र हो गया। और जो हम लोग भी समझ, ठीक है। पंडित जी, पंडित जी, हाँ जी, हाँ जी। देखिए एक बात और मेरे ध्यान में आई, अभी ऐसी सोच रहा था मैं एकदम से, तो आपने कभी देखा है या हम लोगों ने देखा होगा, ऐसे कुछ कपल्स रहते हैं जिनको लाइन से लड़के ही होते हैं, लड़की नहीं होती वो घर में। या फिर ऐसे कपल्स होते हैं जिनको लाइन से लड़कियां ही होती है, लड़का नहीं होता। ये भी एक चीज समझने की है कि साइंस तो XY क्रोमोसोम बोलता है, लेकिन हमारा गर्भ धारण का संस्कार कुछ और बोलता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि भ्रूण में जो बच्चा जब कंसीव हुआ, उस समय जिसके ग्रह भारी रहेंगे वो उसी, मतलब अगर क्या बोलेंगे उसको, स्त्री के ग्रह भारी है उस समय तो लड़की होगी, अगर पुरुष के ग्रह भारी है तो लड़का होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि कई ऐसे कपल है जिनको लाइन से लड़कियां ही होती है या लाइन से लड़के ही होते हैं। ये भी तो चीज अपने को समझनी पड़ेगी। इसका अगर मैं बीच में बोलूं, सॉरी डिस्टर्ब कर रही हूँ मैं। नहीं नहीं, इसका भी, बताइए बताइए। हाँ जी, इसका स्वर विज्ञान में बहुत अच्छा तरीका बताया गया है इसका। ये क्रोमोजोम भी उनसे स्वर विज्ञान के माध्यम से ये सेट हो जाते हैं। तो इसमें जो लड़का लड़की का जन्म है, इसको नियंत्रित किया जा सकता है स्वर विज्ञान के माध्यम से। क्योंकि विज्ञान है तो सीधी सी बात है, एक सेंटेंस में हम इसको नहीं बता सकते। ये विज्ञान है तो एक्सप्लेनेशन ही मांगता है ये विज्ञान भी। तो इसका बहुत अच्छा तरीके हैं हमारे स्वर विज्ञान में, इसके हैं। और सांस के जरिए से किसकी कितनी उम्र बची है, कितनी है, ये सब भी पता लगाना बहुत मतलब इजी है। लेकिन फिर वही बात कि साधना चाहिए, साधना है। ये साइंस साधना ही है, इसीलिए हम सब साधक इकट्ठे हुए हैं शायद। थैंक यू। और जो ये अपना निगेटिव और पॉजिटिव की बात है, गुरुजी इसके विषय में भी हम लोगों को, बहुत सारे लोगों को बताए हैं, लेकिन कोई पुराने लोग देखा हूँ वो लोग बताना नहीं चाहते हैं, पता नहीं क्यों। देखिए, साइंस की बातें सब करता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो गुरुजी ने बहुत सारे न्यूरोथेरेपिस्टों को शेयर किया है, बताया है, लेकिन दूसरे लोग उस गुप्त रहस्य को पता नहीं क्यों वो चीजें को गुप्त ही रहना चाहते हैं, बताते नहीं है। तो गुरुजी भी जैसे बताए हैं कि जैसे हम पेशेंट को जब देखते हैं, तो देखिए कर्मा तो ये तो सभी मानते हैं, चाहे कोई भी, कर्मा किसी का पीछा नहीं छोड़ता। हम जैसे कर्म करेंगे हमको फल भोगना ही पड़ता है। तो गुरुजी ने भी यही बोले थे कि देखिए, हम अगर समझिए प्रकृति, उसने कुछ गड़बड़ किया है तो प्रकृति उसको दंड दे रही है, और हम क्या कर रहे हैं, उसका मतलब प्रकृति के नियम के खिलाफ काम कर रहे हैं, मतलब हम उसको सही कर रहे हैं। तो वो बोलते थे, हम हरि से प्रार्थना करते हैं कि हे हरि, हे भगवान, हे ईश्वर, या जिनको आप मानते हैं आप उनसे प्रार्थना कीजिए, इनकी गलतियों को क्षमा कर और हम मुझे आशीर्वाद दे कि मैं इसको ठीक कर सकूं। बस यही हमको प्रार्थना करना है, प्रेयर करना है, हम सबको ठीक करें। ठीक है। बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं गुरुजी की, जो नजदीक में रहे हैं उनसे बात होता है, लेकिन वो पूरा खुल के बताते नहीं है, थोड़ा इसका भी दुख रहता है, क्योंकि फिर वही जैसे बहस हो गई कि थोड़ा गुरुजी भी थे ऐसा कि वो पुरानी चीजों को बहुत मानते थे। बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें थी जो टोटके, वो भी बहुत विश्वास करते थे उस चीज में। लेकिन ठीक है, वो साइंस, न्यूरोथेरेपी एक साइंस है, तो साइंस के साथ ही जाना चाहिए चीजें।
ठीक है, चलिए। सौरभ जी, आप अपने केस को प्रेजेंट कर सकते हैं। जी जी पंडित जी। ओके, तो सबसे पहले मैं एक केस स्टडी के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरे पास एक केस आई थी, ठीक है। वो उसकी हिस्ट्री है, वो फीमेल थी यहाँ पे, 49 इयर्स ओल्ड की, और उसकी जो मुख्य कारण थे, डिजीज थे, जो मुख्य कंप्लेंट थी, वो थी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक है, और साथ ही में लंबार स्पॉन्डिलाइटिस है। मतलब सर्वाइकल में भी दिक्कत थी और लंबार एरिया में दिक्कत थी, ठीक है, और दोनों में माइल्ड ये थी, मॉडरेशन थी। मेरी आवाज गूंज रही है क्या? सही है, सही है, ठीक है, ठीक है। इसमें माइल्ड थी और बी लेवल की थी। बी लेवल मतलब बायलेटरल लेवल में थी। ये जो डायग्नोस हुए थे उसमें 100 की थी, और इसमें था स्पाइनल डीजनरेशन भी था और वियर एंड टियर भी था, ठीक है। पंडित जी, आप सेकंड स्लाइड कर सकते हैं। हाँ, तो बी लेवल मतलब बायलेटरल लेवल में था। तो इसमें एक साइड में दिखा रहा है सर्वाइकल का और दूसरा साइड में दिखा रहा है लंबार का, ठीक है। सर्वाइकल में क्या क्या दिक्कत थी? सर्वाइकल में दिक्कत थी, पहला जो प्राइमरी दिक्कत थी उसमें थी नर्विंग और न्यूरल फोरामिना एट C3 C4 एंड C4 C5, वो बायलेटरल में थी, ठीक है। वो जो रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट दिख रही थी बायलेटरल में। यहाँ पे रिपोर्ट तो नहीं है मेरे पास, बट मैं दिखा रहा हूँ उस टाइप से, ठीक है। और जो लंबार में थी उसमें दिख रहा था कि स्पॉन्डिलाइसिस है और वेयर ऑफ लोअर बैक स्पाइन, ठीक है। इसमें सर्वाइकल में क्या थी? सर्वाइकल का था सीवियर स्टेटस था। उसमें क्या था? माइल्ड मॉडरेट नेक डिजीज, मतलब जो कंप्रेशन था वो माइल्ड था, ठीक है। और लंबार में क्या था? लंबार में था इसमें माइल्ड मॉडरेट लोअर बैक वियर एंड टियर। इसमें वियर मतलब टूट फूट भी हुआ था, ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी हुआ, इसमें हुआ कि डिस्क का स्पेस है ना, वो मोस्टली प्रिजर्व था, और कोई अब नॉर्मल जॉइंट सराउंडिंग कुछ भी टिश्यू वगैरह नो फ्रैक्चर था, ना ही उसका सर्वाइकल में था और ना ही उसका लंबार एरिया में था, ठीक है। पंडित जी, तीसरा स्लाइड आप कर सकते हैं। हाँ, ओके। तो उसमें सर्वाइकल पैथोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या हुआ था? C3 C4 और C4 C5 में न्यूट्रल फोरामिना, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये डिस्क में वो जो निकला हुआ बल्जिंग टाइप से, ठीक है, तो वही फोरामिना के न्यूट्रल फोरामिना के नर्विंग का दिखा रहा वो साइन, ठीक है। उसके कारण क्या हुआ था? उसके कारण हुआ था नेक पेन हुआ था, सर्वाइकल एरिया में नेक पेन हुआ था, स्टिफनेस हुआ था, और टेंशन हेडेक हो रहे थे, और ओकेजनली डिजीनेस, मतलब कभी ठीक था, कभी अपने आप डिजीनेस आ जाता था। और ये क्या हो रहा था? स्प्रेड हो रहा था ये पेन, कहाँ तक? हाथ तक, ठीक है। और साथ ही हाथों में टिंगलिंग और नमनेस भी आ रही थी, और जो उससे कनेक्टेड जो मसल्स है, हाथों के मसल्स है, उसमें टाइटनेस भी आ रही थी। जो हाथों के जो मसल्स है, जो सर्वाइकल से होते हुए, कंधे से होते हुए जो हमारे हाथ तक जा रहे हैं, पूरा फिंगर तक जा रहे हैं, उसमें टाइटनेस और टिंगलिंग एंड नमनेस भी आती थी, ठीक है। पंडित जी, आप फोर्थ वाला करें। ओके, अब हम लोग लंबार में आते हैं। जो दूसरा केस था, एक ही में दो केस था, एक सर्वाइकल था, दूसरा लंबार था। लंबार में क्या था? लंबार में था इसमें स्पॉन्डिलाइसिस और नर्व इरिटेशन। नर्व का जो इरिटेशन होना, मतलब नर्व जो पिंच कर रही थी वो इरिटेट भी कर रही थी। इरिटेट मींस वो पेन कभी आ रहा था, कभी जा रहा था, और वियर एंड टियर हुआ था, ठीक है। तो इसमें क्या पता चला? इसमें पता चला कि व्यक्ति को क्रोनिक लोअर बैक पेन है। एंड जब पेन कब आ रहा है? जब वो बैंड कर रहे हैं, फॉरवर्ड बैंड कर रहे हैं, या फिर कुछ भी बैंडिंग कर रहे हैं, साथ में लिफ्टिंग कर रहे हैं। अगर कोई भी वजन को वो लिफ्ट कर रहे हैं, या कोई बाल्टी उठा रहे हैं, या फिर कुछ भी वेट अगर उठा रहे हैं, तो उसको वहां पर आता था। साथ ही क्या था? स्टीफनेस, एंड स्पेशली आफ्टर सिटिंग और वॉकिंग। अगर वो एक जगह बैठ जाते थे तो स्टीफनेस आ जाता था, या फिर अगर वो मतलब चलने लगते थे तो उसमें भी स्टीफनेस आने लगती थी। तो उनका ये था। और साथ ही क्या था? साथ ही मसल्स का जो टाइटनेस थी और रेडिएटिंग पेन था। वो कंडीशन में था कि अगर
नर्व कभी इरिटेट होता था तो वो पेन आता था, अगर नर्व इरिटेट नहीं होता था तो वो नहीं, तो वो कंडीशन के अकॉर्डिंग होती थी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कर दिया पंडित जी, पांचवा नंबर। हाँ, तो इससे क्या ऑब्जर्वेशन हुआ, इसमें क्या हुआ कि बोथ सर्वाइकल, सी स्पाइन सर्वाइकल, एल स्पाइन लंबार, दोनों में क्या हुआ, माइल्ड और मॉडरेट डिजनरेशन का पता चला। क्योंकि जब भी कुछ भी होता है तो हमारे अनूप सर, पंडित जी सब ने बताया है कि अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले अगर स्पाइन में दिक्कत आ रही है तो सबसे पहला चीज क्या हुआ है, डिजनरेशन हुआ है। उसके चलते ही बल्जिंग होती है, उसके चलते ही आपको हर्निएशन वगैरह जो भी होती है, फर्स्ट जो होता है डिजनरेशन। और डिजनरेशन से पहले क्या होता है, एसिड। अगर एसिड का इंक्रीज होता है तो डिजनरेशन आती है। ठीक है, और उससे क्या हो रहा था, उससे हो रहा था ये कि दो, फर्स्ट लोकलाइज नर्व इरिटेशन हो रही थी और दूसरा मसल्स में भी पेन आ रही थी। ठीक है, टेंशन थी, पेन थी। तो इसका क्लिनिकल डिडक्शन क्या हुआ कि इसमें टिंगलिंग आने लगी, स्टिफनेस आने लगी, रेडिएटिंग पेन आने लगी, मतलब कभी कभी पेन आने लगी, और इन्फ्लामेशन भी थी और नर्व इरिटेशन भी था। ठीक है, और इसका मल्टी फेज में न्यूरोथेरेपी में इंटरवेंशन क्या हुआ, इसमें हुआ कि ट्रीटमेंट जो मैंने चुना वो मैंने चुना किसको लेके, इसमें चुना रेदर देन मैकेनिकल एडजस्टमेंट, द प्रोटोकॉल मस्ट बी सिस्टमेटिक हीलिंग। पहले क्या करना है, हील करना। हील करना मतलब क्या हील करना, लीवर, पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर, क्योंकि ये पहले एसिड की बीमारी है। ठीक है, तो पहले एसिड को हम लोग को करना है नॉर्मल, उसके बाद ही वो डिजनरेशन को हम लोग रोक सकेंगे, उसके बाद ही हम लोग बल्जिंग में या फिर जो भी सर्वाइकल पेन आ रहा है, लंबर पेन आ रहा है, उसको हम काम कर सकेंगे। पंडित जी नेक्स्ट कर सकते हैं आप। ओके, तो हम लोग दो प्रोटोकॉल लेके चले हुए थे। ठीक है, एक था फिजिकली और एक था केमिकली। जो हमारे MRT वगैरह आते हैं वो फिजिकल ट्रीटमेंट में आते हैं, और जो हमारे पेन पॉइंट्स है वो आ जाते हैं केमिकल में। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या क्या दिया, जो फिजिकल पॉइंट है उसमें मैंने दिया नेग्लिसाई, MRT दिया, साइटिका सेटिंग दिया, और मेडुला के साथ रमन और एडजस्टमेंट, कुछ एडजस्टमेंट थी मेरी तो वो दिया। ठीक है, वो किस लिए दिया, क्योंकि मसल्स का स्टिफनेस एंड नर्व का स्पेसिंग के लिए। ठीक है, और मैंने केमिकल ट्रीटमेंट दिया। मैंने केमिकल ट्रीटमेंट क्या दिया, सिनेनेस बेस, वर्टिकल नॉर्मल जो हमारा ब्रह्मास्त्र है, अनिल शर्मा एंड 125 DCC एंड ए हैपन साथ में दिया। ठीक है, ये केमिकल ट्रीटमेंट मैंने दिया। ओके, तो इसमें सर्वाइकल और लंबार के लिए मैं क्या किया हूँ, पहले सर्वाइकल का रिलीज करने के लिए और उसको सर्वाइकल फोकस करने के लिए मैंने क्या किया, पहला ट्रीटमेंट मैंने दिया 4 मिडल क्लॉकवाइज T1 T2 प्रेस और 3 रमन नेग्लिसाई। ठीक है, वही मैंने लंबार के लिए क्या किया, मैंने लंबार के लिए किया MRT और साइटिका सेटिंग। ठीक है, और जो मैंने सर्वाइकल के लिए किया वो C3, C4, C5 ये सब का नर्विंग, और जो भी टेंशन आ रही है, हेडेक आ रही है, डिजीनेस आ रही है, आर्म में जो दिक्कत आ रही है, वो सबको टारगेट किए थे। और जो मैंने साइटिका सेटिंग और MRT किया वो रिलीव कर रहे स्टिफनेस एंड वॉकिंग एंड लेग पेन एंड नर्व इरिटेशन को वो मैनेज कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कर दिया। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने आया स्टिमुलेशन के लिए। फिर क्या पर है, पहले मैंने दे दिया सर्वाइकल का मैंने दे दिया, उसके बाद मैं क्या आया CNS ऑल प्लस तो 20 टो फिंगर गॉल लीवर। ठीक है, उसके बाद मैंने आ गया वर्टिकल नॉर्मल में आ गया। वर्टिकल नॉर्मल में क्या है, CNS पेन गैस WD। ठीक है, सेकंड स्टेप में मैंने आया टो फिंगर पेन गैस WD। ठीक है, थर्ड स्टेप में मैंने आया 10 पेन 6 गैस ओनली 6 गैस आई 6 WD। ओके, तो ये सब तो आपको पता ही है कि क्या होता है, किससे क्या होता है, इससे पंडित जी और अरूप सर के जगह में तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता ये। ओके, उसका नेक्स्ट स्लाइड आपका दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, मैं गया फिर शोल्डर में और हैप्टेन में वो ब्लॉकेज को खोलने के लिए। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने गया अनिल शर्मा ट्रीटमेंट में 5 पेन 3 गर्ल 5 लीवर 7 म्यूकस 0 3 एसिड 3 WD 3 पिट 6 ADR। ओके, और मैं ए एप्रिन भी गया क्योंकि वो जो उसको तोड़ना था वहां पे, इसके चलते मैंने ए एप्रिन को चुना क्योंकि एसिड की थी। तो वो 8 पेन 7 लीवर
8 चेस्ट ओनली, 2 एसिड, 4 चेस्ट ओनली और 6 एडीआर से मैंने ये ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। नेक्स्ट करिए मणि जी। ओके, उसके बाद हमारा जो लास्ट क्लास हुआ था और जो अभी चल रहा है 125 DCC। क्योंकि वहां पे डीकैल्सिफिकेशन हो रही है, कैल्शियम में दिक्कत आ रही है और उसमें एसिड भी काम कर रहा है। एसिड के चलते ही वो डीजनरेशन हो रही है। तो मैंने क्या किया, 125 DCC का भी प्रयोग किया और साथ ही में ऐड किया राइट एंड लेफ्ट ब्राह्मीण फॉर्मेशन। ओके, उसके बाद कंक्लूजन क्या आया, 11 नंबर सही करिए, नेक्स्ट करिए। कंक्लूजन क्या आया, मैंने डायग्नोस क्या क्या किया, जो हमारे लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं वो डायग्नोस है। वो क्या था, C3, C5, C3, C4, C5 में बायलैटरल नर्विंग हो रही थी, साथ ही लंबार में स्पॉन्डिलोलाइसिस थी, और क्या था की फैक्टर डिस्क, इसमें कोई डिस्क इंट्रैक्ट डिस्क दिख रहा था बट नो फ्रैक्चर दिख रहा था, ठीक है। और क्लासिफिकेशन क्या आ रहा था, माइल्ड थी और मॉडरेट थी एंड वियर एंड टियर वाली थी, ठीक है। इसमें मैंने न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट क्या क्या दिया, मैंने दिया फर्स्ट मैंने दिया फॉर्मिडा क्लॉकवाइज T1 T2 प्लस 3 रमन, देन नेक्गिसाई। उसके बाद मैंने आ गया CNS गैस ऑल 20 टो फिंगर गॉल लीवर। मैंने थर्ड स्टेप में आया वर्टिकल नॉर्मल का फॉर्मूला CNS पेन गैस WD। सेकंड में आ गया टो फिंगर पेन गैस WD। थर्ड में आ गया 10 पेन 6 गैस ओनली 6 गैस आई 6 WD। ओके, उसके बाद मैं आ गया शोल्डर पे। शोल्डर का जो आती है अनिल शर्मा बेस्ट है शोल्डर के लिए, आप वो दे सकते हैं। 5 पेन 3 गॉल 5 लेबर 7 म्यूकस 0 3 एसिड 3 WD 3 पिट एंड 6 एडिया। एंड उसके बाद हमारे क्या करना था, कैल्शियम को बैलेंस करना था। तो वो कहाँ से होगा, 125 DCC से, ठीक है, वो दिया और साथ में ए हेपरिन दिया। एंड उसके बाद जो भी फिजिकल पॉइंट अपने अकॉर्डिंग, अगर नेक का देना है या फिर लोअर बैक में देना है, उसके अकॉर्डिंग मैं फिजिकल। ओके पंडित जी। पंडित जी आपकी माइक म्यूट है। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। और ऐसा ही केस प्रेजेंटेशन चाहिए था। तो ये हमने पहले ही, जैसे कि शनिवार के सत्र में ही अनूप सर बोल चुके थे कि अभी से आपको जो चौपाल है, क्योंकि चौपाल में देखा जा रहा था कि बहुत संख्याएं कम जुड़ रही थी, बहुत ही कम जुड़ती थी, कभी कभी 110 120 लोग जुड़ते थे, जो कि आज हम 110 पे अभी भी हैं, जो कि रात का हमारा अभी 11 बज चुका है। 118 है। हमारे लिए उपलब्धियां हैं, तो इसके लिए हमने कुछ चौपाल में बदलाव किए और बहुत सारे। तो आप भी अगर केस प्रेजेंट करना चाहते हैं, ऐसे ही करना चाहते हैं, अगर आप पीपीटी नहीं बना सकते तो आप पूरा डिटेल आप हमें साझा कर सकते हैं, हम उसको पीपीटी बना के भी आपके लिए दे सकते हैं। आप उसका केस प्रेजेंट आप चौपाल में कर सकते हैं, लेकिन ऑन द स्पॉट आप सुबह सुबह बोलेंगे कि नहीं मैं एक केस प्रेजेंट करना, तो नहीं हो सकता। आपको पहले से ही कम से कम, जैसे अगले सप्ताह अगर चौपाल में आपको कोई भी केस प्रेजेंट करना है, आपके पास डिटेल है, उस पर पीपीटी बनाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपका पीपीटी बना करके आपको 1-2 दिन पहले ही दे देंगे, जिससे आप तैयारी भी कर सके और या तो आप चौपाल में आप जुड़ करके आप केस को प्रेजेंट कर सके, ठीक है। तो ये हमारी जो आज की वो थी, मतलब जैसे कि हमने बताया था कि एक कुछ फॉर्मूले के ऊपर भी चर्चा करेंगे और साथ में कुछ नए पॉइंट और उसके ऊपर उसका उपयोग पे भी देखेंगे। आज समय ज्यादा हो गया है, तो आज समय अल्पता के कारण ये चीजें नहीं हो पा रही, लेकिन अगले चौपाल को जब हम मैनेज करेंगे तो उसमें ये भी ध्यान देंगे कि किसी को भी एक मौका दिया जाएगा। जैसे 1 पेन, तो 1 पेन का क्या क्या उपयोग है, अपने क्लिनिकल अनुभव, पेपर में लिखा हुआ नहीं, बुक में लिखा हुआ नहीं, क्लिनिक पे क्या क्या अनुभव मिलता है, उससे क्या क्या रिजल्ट आते हैं, उसके ऊपर साझा किया जाए। कि एक सत्र में एक पॉइंट के ऊपर ही चर्चा करेंगे और उसका उपयोग देखेंगे। तो सभी लोगों से आग्रह है कि आगे आने वाला जो क्लास है उसमें 1 पेन और 2 पेन का आप लोग सामने से लिख करके लाएंगे, होमवर्क करके लाएंगे, तो उसका क्या क्या बुक में जितना लिखा गया उसके अलावा क्या क्या उपयोग है आप जरूर करके लाएंगे, जिससे हमारा सबका ज्ञानार्जन और वर्धन हो सके। और हम देखेंगे कि एक फॉर्मूले, कोई भी एक फॉर्मूले को पकड़ेंगे और उसका उपयोग कैसे कैसे कर सकते हैं। अगर इसका भी समय मिलता है तो हम करके देखेंगे, ठीक है। तो ये पहल कैसी लगी? इस पहल के लिए अगर आप हमारे हौसला को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको फिर सारथी ग्रुप में जाना पड़ेगा और अपने प्रेम भरे शब्दों से अलंकृत करके एक पंक्ति तैयार करिए और हमारे लिए लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं
और मिलते हैं अभी कल के सत्र में। अनूप सर का सत्र रहेगा और उसमें ज्ञान भरा जो पिटारा खोलने वाले रहते हैं अनूप सर, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अभी आज के कुछ माहौल से गड़बड़ी है, अभी कुछ लोगों को सत्र को छोड़ करके जाना है तो जा सकते हैं, और अभी हम कुछ जनरल चर्चाएं करेंगे जो केवल 10 से 15 मिनट तक होने वाली है। ठीक है, तो आज जो हमारे 3 वक्ता रहे हैं, 2 महिला में और 1 पुरुष में, तो हो सके एक कंपटीशन कर लेते हैं। जितने पुरुष वाले हैं आप सौरभ जी को सपोर्ट करिए और उनके बिहाफ में सारथी ग्रुप में जरूर मैसेज लिखिए, और जितनी भी महिलाएं हैं देख लेते हैं किसका मैसेज सबसे ज्यादा आता है, इधर ही कंपटीशन करा देते हैं। ठीक है सर क्या करना है?